फैमिली अभियान के अंदर, इस अभियान के अंदर जब तक फैमिली इन्वॉल्व नहीं होता है तब तक संघर्ष ज्यादा रहता है, रिजल्ट कम आता है। और जब फैमिली इन्वॉल्व हो जाती है तब संघर्ष कम हो जाता है, रिजल्ट बढ़िया आता है। तो सबसे पहले मेरा परिचय, नाम गुंजन धड़ुक, गुजरात नवसारी से, और इस सिस्टम का 7 साल से स्टूडेंट हूँ। एक दवाई की कंपनी में नौकरी करते करते मैंने पार्ट टाइम आरसीएम शुरू किया, और जब 1921 रुपया आया तब मैंने फुल टाइम आरसीएम किया। आज स्टार पल के लेवल पे हूँ। और आज सभी साथियों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। 100 की लिंक पूरी हो चुकी है। जितने भी आ गए वो अपने लिए ताली बजवा सकते हैं कि आप खुद समय पे आ गए। बाकी के लोग, मिलेगा प्रोग्राम, लेकिन वो एक वीडियो के माध्यम से, जूम के माध्यम से मिलेगा, सॉरी यूट्यूब के माध्यम से मिलेगा। पूरा मैं प्रोग्राम अपडेट कर दूंगा, अपलोड कर दूंगा। तो खास कोई भी काम कर रहे हो आज, तो सभी काम साइड में छोड़ दो, क्योंकि मेरा मानना है एक ही जगह पे जब फोकस करते हो ना, तो उस फोकस से बढ़िया रिजल्ट देता। जब मैं बच्चा था, जब छोटा था, तब मैंने सुना था सूर्य की किरण एक जगह पे जब वो कांच से एकत्रित किया जाते तो कागज को जला देती। ताकत सूर्य की किरण में नहीं थी, ताकत तो कांच में भी नहीं थी, ताकत थी फोकस की, एक जगह पे ऊर्जा डाइवर्ट करने की। तो आज भी सीखने के लिए हमारी ऊर्जा एक ही जगह पे होगी, तो आज शानदार रिजल्ट निकलेगा। और खास जितने भी यंगस्टर है, सभी लोग यहाँ पे हैं, तो मैं उसको भी कहना चाहता हूँ, आपके मोबाइल में एक मोबाइल है, फैमिली में दो है, तो आप एक ही एंट्री करिए ताकि दूसरों को भी यहाँ पे आने का मौका मिले। और एक मोबाइल से आप पूरा फैमिली सुनिए। और मेरा मानना है, अगर आपका बेटा या फिर आपकी बेटी जो 18 साल के ऊपर का है, आज मेरी भी बात करूं, मैं 29 साल का हूं, और मुझे आरसीएम समझ में आ गया था 7 साल के अंदर। मैंने खुद का घर बनाया, खुद की 3 गाड़ियां ली। आरसीएम से पहले ना तो मेरे पास जमीन थी, ना तो मकान था, ना जायदाद थी। एजुकेशन भी ज्यादा मेरा नहीं है, लेकिन आरसीएम का एजुकेशन मुझे मिला और आज यहाँ तक आने का मौका मिला, और मैं भाग्यशाली मानता हूँ। ऐसे ऐसे हमारे साथ आरसीएम परिवार में कई सारे लोग हैं। मधु जी है, जिसका अभी बॉम्बे के अंदर हमारा मिलन हुआ था। हमारी टीम ने भी उसके साथ फोटो खींची। और आज कई लोगों के रोल मॉडल है, युवा रोल मॉडल है। और आज अगर उसको देख के कई लोगों के सपने जगते हैं, तो मेरा मानना है आने वाले समय में एआई आएगा, नौकरी जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आज सपने जग गए, गोल सेट हो गया, टारगेट और एक्शन में आ गए, तो वो फाइनल है, वो गारंटी है कि सफल होना चाहिए। और सफलता की परिभाषा सिर्फ पैसों से नहीं होती, कंप्लीट पैकेज लाइफ का है, वो है आरसीएस। तो कैसे आज उनको समझना है, जिसका वीडियो बंद है खास वीडियो जरूर रखें, ताकि आपके हंसते हुए चेहरे भी हमको दिखाई दे, और आपके चेहरों से भी हमको ऊर्जा मिले, और हमको लगे कि आप वाकई में सामने बैठे हो, सीखने के लिए तैयार हो, है ना। अगर कोई लर्निंग मोड में आ जाता है ना, महावीर जी भी बोलते हैं, जो लर्निंग मोड में आ जाते हैं वो अर्निंग मोड में भी आ जाते हैं। जिन्होंने लर्निंग करना यानी कि सीखना शुरू कर दिया, उसको पैसे कमाने के पीछे भागना ही नहीं है। जैसे कि 3 इडियट्स का क्या डायलॉग है, काबिल काबिल बनो, कामयाबी पीछे आएगी। हम क्या करते हैं, कामयाबी के पीछे भागते हैं, पैसों के पीछे भागते हैं। नहीं सर, एजुकेशन के पीछे भागना है, सीखने के पीछे भागना है। और एजुकेशन भी कौन सा, जो जीवन बदलने में मदद। मेरा भी एजुकेशन था, मैं दवाई की कंपनी में काम कर रहा था, लेकिन लोगों के लिए दवाई बनाने में काम कर रहा था। जैसे मुझे आरसीएम समझ में आ गया, मुझे पता चल गया ये लोगों की दवाई छुड़ाने का काम में आ गया मैं। यानी कि दवाई बनाने का हम तब काम कर सकते जब लोग बीमार पड़ जाए, तब तक हम उसका काम नहीं कर सकते। लेकिन आरसीएम अभियान में आने के बाद एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल मिला, सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म मिला, लोगों को बीमारी नहीं होने देना है। बीमारी दो तरह से आती है, वैचारिक बीमारी, शारीरिक बीमारी। शारीरिक बीमारी ठीक हो सकती है, लेकिन वैचारिक बीमारी अगर आ गई तो कोई भी दवा ऐसी नहीं बनी तो उसको ठीक करे। एक ही प्लेटफॉर्म है, वो माहौल है आरसीएम का, वो सिस्टम है आरसीएम का। और सबसे मेरा जो प्रिय परिवार है, मेरा जो करीब है, वो आरसीएम परिवार है। मैं ये नहीं देखता कौन सी टीम का है, क्या है, कोई मुझे कोई लेना देना नहीं है। मुझे एक ही बात समझ में आती है कि अपना आरसीएम परिवार वाला व्यक्ति है, वो सफल होना चाहिए। उसके पीछे अगर हमारा भी दो चार योगदान हो जाए तो हमको एक मौका मिलता है लोगों की जिंदगी में कुछ करने का, माध्यम बनने का मौका मिलता है। तो आज मैं ज्यादा समय तो नहीं लूंगा। आज हमारे बीच में स्पेशल हमको ऐसा टाइम दिया गया है मधु जी ने। तो मैं कहना चाहता हूँ, एक गवर्नमेंट नौकरी करते हुए, पीएचडी किया हुए, अभी अच्छी खासी सैलरी है, लेकिन फिर भी आप सभी ने वीडियो देखा होगा इंटरव्यू का, 2 लाख रुपए की महीने की इनकम है, एमराल्ड अचीवर है।
और सबसे बड़ी बात है, इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी इनकम, इतनी बड़ा लेवल लेना, इतना बड़ा पहचान बनाना, और सबसे बड़ी बात है लाखों लोगों की दिल के अंदर एक वो अंदर से एक गोल, एक लक्ष्य, एक प्लानिंग जगाना, अंदर से बड़ी अपॉर्चुनिटी को लेके आना, ये सबसे बड़ी बात। वरना पैसे तो कई लोग कमाते हैं, लेकिन उसके माध्यम से लोगों को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। तो आज का प्रोग्राम ऐसे ही समझो, जो यहाँ पे लोग बैठे हैं, कि ये प्रोग्राम हमारे लिए है, मेरे लिए डिजाइन किया गया है, और इस प्रोग्राम से मैं बढ़िया रिजल्ट निकालूंगा, इस प्रोग्राम से मैं बढ़िया कुछ ना कुछ अपने टीम में बड़ा अचीवमेंट करके आऊंगा। तो ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं सभी साथियों को पहले अनम्यूट करूंगा, कि जोरदार तालियों के साथ मधु जी का स्वागत करें। फिर मैं वापस म्यूट करके हम मधु जी का इन्वाइट करेंगे। तो मैं सभी साथियों को अनम्यूट करता हूँ, जोरदार तालियों के साथ, वो अल्लाह के साथ हम वेलकम करते हैं मधु जी का। जी वेलकम आज सभी साथियों जय का। वेलकम वेलकम मधु जी, वेलकम। जय आरसीएम। सीएम जय जय आरसीएम। पीएम जय आरसीएम। ओके, अभी जी वेलकम मधु जी। थैंक यू सो मच। नमस्ते, जय आरसीएम, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सेशन में। तो एक बार आप सभी अपना प्यारा सा चेहरा मुझे दिखा देंगे तो मेरे को एनर्जी मिल जाएगी आगे बातचीत करने के लिए। हाँ, तो फटाफट अभी वीडियो ऑन हो रहे हैं। थैंक यू। मैं ये देखी हूँ कि हिंदुस्तान के किसी भी टीम में जाके अगर मैं ये बोलूँ ना, ये चीज मैं डिमांड करूँ कि मेरे को आपका चेहरा देखना है, तो गुंजन सर बिना मुंह दिखाए के लोग सब अपना चेहरा दिखा देते हैं मुझे, मेरा बहुत पैसा बच जाता है। तो थैंक यू सो मच इतने शानदार प्यारे चेहरे के लिए। अच्छा, और आप सभी लोग कहाँ कहाँ से कनेक्ट है थोड़ा बता सकते हैं, ताकि मुझे पता चले कि मैं कहाँ पहुंच गई हूँ यहाँ बैठे बैठे। तो एक बार अपने स्टेट का नाम लिख सकते हैं ताकि मुझे पता चले कि आप कहाँ से कनेक्टेड हैं। तो एक बार अपने अपने स्टेट का नाम लिखिए, सिटी का मत लिखिएगा, स्टेट का लिखिएगा, क्योंकि सिटी में भी मैं नहीं जानू, पर स्टेट से मैं जान जाऊंगी। गुजरात, राजस्थान, बिहार, उड़ीसा, तेलंगाना, गुजरात, गुजरात। यस, ओके। थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू गुंजन सर, ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए कि मैं इतने प्यारे, इतनी शानदार, इतनी एक्साइटेड और इतनी ज्यादा जोरदार तरीके से काम करने वाले टीम के साथ में मुलाकात कर पाऊँ। तो थैंक यू सो मच। और बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों से मिलके, बहुत प्यारा लग रहा है आप लोगों से मिलके। और आज जब भी कोई जूम मीटिंग होती है तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं कुछ सीख के जाऊं। तो आज बहुत सारी चीजें आपसे मैं सीखने वाली हूँ, बहुत सारी चीजें हम जानेंगे, समझेंगे, चीजों को अच्छे से एनालिसिस करेंगे और सारी बातों को करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से पूछना चाहती हूँ, मेरी ऑडियो वीडियो आपके पास में सही से आ रही है? ऑडियो वीडियो ठीक है आपके पास में, सही से आ रही है? यस, थैंक यू सो मच। और देखिए, मेरे को ना बात करने की आदत है, तो मेरे को जब बात करने की आदत है तो मैं कई बार आपसे जब सवाल पूछूंगी तो आप मेरे को आंसर दीजिएगा। तो आंसर देंगे तो क्या होगा कि मैं ये समझ पाऊंगी कि हाँ, मेरी आवाज वहां तक जा रही है, मैं आपसे बात कर पा रही हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और आज बहुत मतलब कि क्लोजिंग का टाइम है ना, तो क्लोजिंग के टाइम पे वैसे भी एनर्जी सबकी हाई लेवल पे रहती है, क्योंकि सब काम निपटाना होता है। देखिए, हम सभी को पता है कि हर दिन काम करना है, हर दिन अच्छे से ग्रोथ करनी है, सब कुछ करनी है। और सॉरी, यहाँ पे ना यूट्यूब लिंक शेयर नहीं कर सकते हैं, कुछ कुछ टेक्निकल इशू है, चैलेंजेस हैं। तो इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी और मैं कोशिश करूंगी कि इसकी रिकॉर्डिंग आज ही मैं आप लोगों तक पहुंचा दूं। और कभी कभी ऐसा होना चाहिए टेक्निकल इशू, ताकि टाइम पे आने वालों को लगे कि यस मैंने अच्छा काम किया, और जो टाइम पे नहीं आया वो छूटने चाहिए। तो मेरे को मजा आ रहा है ये टेक्निकल इशू से इस बार। तो चलिए, तो कनेक्ट कनेक्ट करते रहिएगा और मैं चीजें करती रहूंगी। और आज मैं एकदम पूरा का पूरा फ्लो में चलने की कोशिश करूंगी, पूरी की पूरी स्टोरी के साथ में बात करूंगी, और मैं बात करूंगी बेसिक से लेके आगे तक। तो चलिए, बहुत सारे लोग मुझे नहीं जानते होंगे, तो परिचय से स्टार्ट करती हूँ। नमस्ते, मैं मधु सुधी फॉरबिस का नजरिया बिहार से बिलोंग करती हूँ। मैंने अपनी 12वीं की पढ़ाई वहीं पे कंप्लीट की, और बचपन से मुझे बताया गया था कि बेटा पढ़ो लिखो तभी जा। एक लोअर मिडिल क्लास की बच्ची जिसको लगता है कि पैसा कमाना बहुत कठिन है, पैसा कमाना ही है, क्योंकि बचपन से ही हमने वो मजबूरियां देखी थी। मेरे मदर फादर दोनों ही किराना का दुकान चलाते थे, और उस किराने की दुकान में सुबह 5 बजे दुकान खुलती थी। और वो 5 बजे दुकान इसलिए खुलती थी क्योंकि बगल में एक चाय की दुकान थी, और वहां पे 5 बजे या 4:30 बजे चाय पत्ती देना होता था।
तो एक कस्टमर के लिए सुबह 5 बजे दुकान खुल जाती थी और रात के 10-11 बजे तक वो दुकान चलती थी। और लगभग इतने घंटे काम करने के बावजूद भी कई बार पैसों के लिए संघर्ष करते हुए मैंने अपने माता पिताजी को देखा। और जब वो संघर्ष करते हुए मैं देखी, तभी मेरे माइंड में एक क्लियरिटी आ गई थी कि बेटा पैसा कमाना है। पैसा कमाने के लिए जो करना पड़े, थोड़ा सा मेहनत करना पड़े, जो करना पड़े, पैसा कमाना बहुत इंपॉर्टेंट है। और माइंड में ये चीजें चली गई। अब पूछा गया पैसा कैसे आएंगे, तो ये चीज समझ में आ गया कि किराना दुकान से अच्छे पैसे नहीं आते, तो कोई ना कोई दूसरा काम करना पड़ेगा। क्या काम करना पड़ेगा, तो बिहार में तो थोड़ा सा, बिहार में क्या पूरे हिंदुस्तान में बोला जाता है कि बेटा पढ़ो लिखो नौकरी करो। तो नौकरी के लिए पढ़ना पड़ेगा, तो पढ़ने पे फोकस किया। अभी गुंजन सर बोल रहे थे जिस चीज पे आप फोकस करते हैं वो चीजें होने लगती है। तो मैंने फोकस किया। तो 10th में टॉप 3 में से एक थी। 12th में पूरे स्टेट में टॉप 1% में थी। उसके बाद कुछ एग्जाम्स मैंने दिए। एग्जाम्स देने के बाद में जो अच्छा कॉलेज मिला वहां पे गई पढ़ाई के लिए। वहां पे रैंक अच्छी थी, स्कॉलरशिप मिल गई। 12th के बाद से ही पढ़ाई का खर्चा गवर्नमेंट देने लगी। उसके बाद ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, अभी मैं पीएचडी कर रही हूँ। और जिस टाइम पे ग्रेजुएशन के टाइम में थी, उसी टाइम पे मुझे ये चीज खनक रही थी कि यार पैसा कमाने के लिए इतना पढ़ना लिखना पड़ेगा, इतना वेट करना पड़ेगा, फैमिली को सपोर्ट कब करेंगे। मैं ग्रेजुएशन करूंगी, पोस्ट ग्रेजुएशन करूंगी, उसके बाद पता नहीं जॉब मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पीएचडी करूंगी, फिर जाके थोड़ा फैमिली को सपोर्ट कर पाऊंगी। तो मेरे पास में उतना समय था नहीं। मेरे को जल्दी पैसे कमाने थे, मेरे को जल्दी कुछ ना कुछ करना था। तो मैंने पहले तो ट्यूशन पढ़ाए थे, पर ट्यूशन से कितने पैसे आते हैं हम सभी को पता है। तो मैंने छोटे छोटे ट्यूशन तो पढ़ाए थे, लेकिन मेरे दिमाग में था कि मेरे को इनकम चाहिए, इनकम को चाहिए। और कहते हैं ना, जिस चीज की खोज करते हैं तो कहीं ना कहीं से आपको मिलता है। पूरी कायनात उससे मिलाने की कोशिश करती है। लेकिन बात यह है कि रास्ते अवसर सबके पास में जाते हैं, लेकिन वो अपॉर्चुनिटी को समझ नहीं पाते हैं। पर मैं इस बात के लिए ऊपर वाले का शुक्रगुजार हूं कि मुझे जब आरसीएम मिला, भगवान ने इतनी बुद्धि दी, समझने की शक्ति दी कि मैं ये समझ सकी कि हाँ, ये काम मुझे शायद करना चाहिए। पर फिर भी विजन क्लियर नहीं हो रहा था। मतलब कि करने का वो जो फास्ट करने का डिसीजन था ना, वो नहीं कर पा रही थी। और यहीं पे रोल आता है अपलाइन का। बहुत सारे लोग ऊपर नीचे चीजों को बातचीत करते हैं, पर विदाउट अपलाइन हम बहुत बड़ा काम नहीं कर पाते हैं। और यहीं पे मेरी अपलाइन का बहुत बड़ा रोल आया। मेरी अपलाइन ने मुझे एक बड़े इवेंट में लेके गई। वो बहुत दूर से ट्रैवल करके आई और मुझे पिकअप किया। पिकअप करने के बाद कोलकाता में उस टाइम पे एनिवर्सरी प्रोग्राम हुआ था, और उस एनिवर्सरी प्रोग्राम में मुझे ले जाके बैठा दिया गया। मैं नीचे बैठी थी और नीचे बैठ के मैं लोगों का सेलिब्रेशन देख रही थी। और जैसे ही रॉयल्टी का सेलिब्रेशन हुआ, मेरे दिल में कुछ कुछ होने लगा। मेरे को लगा कि यार मैं नीचे बैठने के लिए तो नहीं बनी हूँ। क्योंकि मधु वो लड़की थी जो लड़की अपने 10th में हो, 9th में हो, 11th में हो, 12th में हो, बचपन से जिस भी स्कूल में रही, उस स्कूल में हमेशा स्टेज पे रही। अगर उस स्कूल में कोई बड़ा प्रोग्राम होने होता था ना, और बाई चांस मैं कभी स्कूल नहीं गई, तो कई बार ऐसा हुआ है कि प्रिंसिपल ऑफिस से कॉल चला जाता था कि मधु को भेजिए, एक प्रोग्राम है, उसका मंच संचालक उसी को करना है। तो मैं वो लड़की थी। और वैसी लड़की जो हमेशा स्टेज पे रही हो, उसको अगर आप नीचे बैठा दो तो तकलीफ तो होगी। तो मेरे को बड़ी तकलीफ हुई थी उस दिन। और मेरे को लगा था कि मधु तुम नीचे बैठने के लिए नहीं बनी हो, तुम स्टेज पे जाने के लिए बनी हो। और उसी दिन वहीं पे बैठे बैठे मैंने ये फैसला किया था कि मुझे आरसीएम का रॉयल्टी अचीवर बनना है। और मैं सीरियसली बता रही हूँ आपको, मेरे को उस टाइम तक पता नहीं था कि आरसीएम में रॉयल्टी अचीवर बनने के लिए कितना पीवी का टर्नओवर करना होता है। उस टाइम तक मेरे को नहीं आइडिया था, मेरे को कुछ आइडिया नहीं था। और मैं वहीं पे बैठे बैठे डिसीजन ले ली थी कि मेरे को आरसीएम में रॉयल्टी अचीवर बनना है। ये जो बिगिनर, स्टार्टर, ओपनर, ईगल, रनर, विनर, स्टार, इसके बारे में मैं सोची तक नहीं। और थैंक गॉड, भगवान ने मुझे बड़ी सोच के साथ ही आरसीएम में पैदा किया। और मैं सीरियसली बता रही हूँ, आरसीएम में लोगों को पैदा तो हो जाते हैं, पैदा मतलब मैं कि लोग डिसीजन तो ले लेते हैं कि आरसीएम करना है, पर कई बार लोग छोटी सोच के साथ में आरसीएम करने के डिसीजन लेते हैं। और वो छोटी सोच से आरसीएम में लंबे टाइम तक टिके रहना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ये बहुत प्रैक्टिकल मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आरसीएम में अगर आप छोटी सोच के साथ में आएंगे ना, तो फिर आपको लंबे समय तक टिकना बहुत मुश्किल हो जाता है। और मुश्किल इसलिए होता है क्योंकि हमें जो संघर्ष करना होता है, वो कभी भी बाहर के लोगों से ज्यादा संघर्ष नहीं करना होता है। हमेशा संघर्ष आपको अपने लोगों से करना होता है।
और कहते हैं ना कि बाहर का युद्ध तो आप जीत लोगे, पर घर का जो युद्ध है वो सबसे ज्यादा आपको तोड़ता है। जब आपके घर में आपके मदर फादर, आपके पति, आपकी पत्नी, आपके भाई, आपके बहन और वो दोस्त जो बोलते थे कि तुम्हारे लिए हम जान दे देंगे, और वो जब आधार कार्ड नहीं निकालते हैं ना, उस टाइम पे जो दिल टूटता है, उस दिल को कभी जोड़ नहीं पाते हैं लोग और आरसीएम छोड़ के चले जाते हैं। और थैंक गॉड मैं छोटी सोच के साथ में नहीं आई थी, तो दिल टूटा भी तो जोड़ना आसान था, क्योंकि दिल तोड़ने वाले लोगों की सोच छोटी थी, मेरी सोच बड़ी हो चुकी थी आरसीएम में। दिल तोड़ने वालों का विजन कमजोर था, मेरा विजन बड़ा हो चुका था। और मेरे को समझ में आ गया था कि मेरे को बड़ा काम करना है तो टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। मैंने जब हॉल में बैठ के रॉयल्टी अचीवर बनने का डिसीजन लिया था, तब मैंने थोड़ी ना सोचा था कि मेरा दोस्त सपोर्ट करेगा तो हम बनेंगे। मैं तो बनी सोची थी कि मैं रॉयल्टी अचीवर बनूंगी। वो कंडीशन तो मैंने डाला ही नहीं था कि मेरा दोस्त सपोर्ट करेगा तब बनूंगी, ये सपोर्ट करेगा तब बनूंगा, ये सपोर्ट कर। मैंने जब गोल टारगेट सेट करते टाइम जब मैंने उसके बारे में नहीं सोचा, तो टारगेट पूरा करते टाइम मैं उसके बारे में क्यों सोचूंगी? ये सबसे बड़ा सवाल है जो हम सभी को सोचना चाहिए। टारगेट लेने टाइम जो सोच के किया ना, उसी को कंप्लीट करना है, सिंपल सी बात है। तो उसके बाद में बहुत सारे ऊपर नीचे चीजें हुई, और मैं आपको बताना चाहती हूँ ये ऊपर नीचे इसीलिए हो रहा है क्योंकि भगवान आपको मजबूत बनाना चाह रहा है। आज इतने अप्स डाउन्स मैंने देखे, ऊपर नीचे देखे, अरे हजारों रिजेक्शन मैंने बर्दाश्त किए हैं, तभी आज जाके हजारों की भीड़ में लोग मधु को खोजते हैं कि मधु के साथ सेल्फी लेना है। अगर हजारों रिजेक्शन नहीं झेला होता तो हजारों के बीच में मुझे कोई नहीं खोजता। और मैं सीरियसली बता रही हूँ, मेरी पिन लेवल उस लायक नहीं है जिस लायक लोग मुझे इज्जत देते हैं। मेरी पिन लेवल उस लायक नहीं है जिस लायक लोग मुझे प्यार करते हैं। लेकिन चूंकि मेरा संघर्ष ऐसा रहा है, इसीलिए लोग मुझे प्रेम करते हैं। क्योंकि लोग आपसे प्रेम नहीं करते, आपके पीछे की कहानी से प्यार करते हैं, और कहानी जिसकी जितनी जबरदस्त होगी उसकी सफलता उतनी जबरदस्त होगी। इसलिए कभी भी आपकी जिंदगी में संघर्ष आए तो आप ताली बजाओ खुद के लिए, क्योंकि आपका संघर्ष हो रहा है, यानी कि जितनी बड़ी संघर्ष होगी उतनी बड़ी सफलता होगी। ये अंडरस्टैंडिंग, ये समझदारी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपनी सफलता की कहानी ऐसे बनाए कि लोग तालियां बजाते रहे। अरे किरदार ऐसे ही बनाओ कि आपकी किरदार खत्म होने के बाद भी तालियां रुकनी नहीं चाहिए, और वो संघर्ष से ही होगा। देखिए, कोई भी आदमी ऐसी कहानी देखना पसंद नहीं करता जहां पे कोई विलन ना हो, जहां पे मारपीट ना हो, जहां पे एक दो आदमी ना मरे, है कि नहीं? कोई भी ऐसी फिल्म देखना पसंद करोगे? फिल्म तो वही अच्छी होती है जहां पे हीरो दो बार मर के जिंदा हो जाता है, राइट? और यहाँ पे हम एक दिन भी नहीं मरना चाहते, और हम सोचते हैं कि हमारे लिए ताली बजती रहे, तो नहीं होने वाला। तो मैं बस यही बोलना चाहती हूँ कि मधु ने टारगेट लिया था, बड़ा टारगेट लिया था। मधु ने टारगेट ही यही लिया था कि मधु को रॉयल्टी अचीवर बनना था, बनना है। और उस टाइम पे टारगेट लिया था जिस टाइम पे मधु को पता नहीं था कि रॉयल्टी के लिए कितना संघर्ष करना पड़ेगा, कितना टर्नओवर करना पड़ेगा। और उस बड़े प्रोग्राम से आने के बाद में रात भर नहीं सोई थी। अगर कोई बड़े प्रोग्राम से आने के बाद में आप सो जा रहे हो, मतलब उस प्रोग्राम का कोई असर ही आप पे नहीं हुआ, वो डोज काम ही नहीं किया आप पे। आपके सॉफ्टवेयर में कोई ना कोई दिक्कत है, उसको चेक कराने की जरूरत है। मतलब ऐसा कैसे हो सकता है कि आप एक बहुत बड़े फंक्शन में गए, इतने लोगों का सेलिब्रेशन देखे, इतना एक्साइटमेंट था, इतनी एनर्जी थी, इतना कुछ था, और उसके बाद में आप आगे सो गए। आपने कोई प्लानिंग नहीं की, कोई बातचीत नहीं की, अपलाइन से काउंसलिंग नहीं की, कोई टारगेट नहीं लिया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आप पे उस प्रोग्राम का कोई डोज का इफेक्ट ही नहीं पड़ा। भगवान की शुक्र ही, भगवान की दया थी, मेरे पे हर इवेंट का असर पड़ता है। आज भी आज भी आरसीएम में अच्छी इनकम होने के बावजूद भी, इनरोल लेवल पे होने के बावजूद भी, आज भी कोई बड़ा प्रोग्राम होता है उसके बाद वाली रात को मुझे नींद नहीं आती। ये उज्जवल पाटनी सर का प्रोग्राम हो, उसके बाद मेरे को नींद नहीं आई, मेरे दिमाग में अलग अलग चीजें चल रही थी। मैं रात को 2 बजे अपनी टीम के एक व्यक्ति को मैसेज की हूँ कि आज के प्रोग्राम में क्या क्या मैं सीखी हूँ। मैंने अपने ग्रुप में कई बार 12-1 बजे रात को मैसेज किया, जबकि मैं दिन भर जगी हुई थी, दिन भर प्रोग्राम में दोनों सेशन में थी, 2 रात से नहीं जगी थी क्योंकि फ्लाइट रात को थी, स्टिल नींद नहीं आई। मतलब कि डोज मेरे पे ठीक ठाक काम कर रहा है बड़े प्रोग्राम का। अगर आज भी काम कर रहा है तो आप लोगों को भी काम करना चाहिए, राइट? तो उस तरीके से करना ही चाहिए। तो मैंने डिसीजन लिया, बड़े प्रोग्राम अटेंड किया, सीखने पे बहुत फोकस किया। एक चीज मेरे को क्लियर थी कि मैं कभी भी, मैं आज अभी आपको बोली ना कि मैं 10th में टॉप 3 में थी, उसके बाद 12th में टॉप 1% में थी, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ मैं कोई टैलेंटेड लड़की नहीं हूँ।
दो तरह के स्टूडेंट होते हैं। एक स्टूडेंट होते हैं जो कि टैलेंट के दम पे उसका बहुत अच्छा मार्क्स आता है, और दूसरी तरह के स्टूडेंट होते हैं जिसका मेहनत के दम पे मार्क्स आता है। तो मैं वो सेकंड टाइप की कैटेगरी वाली लड़की हूँ। मेरे में टैलेंट ज्यादा नहीं था, पर मेरे को मेहनत करना आता था। एक बार एक कहानी सुनाती हूँ आपको। मैथ्स के एक मेरे टीचर थे, अमरेश देव नाम था उनका। और एक बार उन्होंने टेस्ट लिया था, और नॉर्मली कभी कभी ऐसा होता था कि मार्क्स मेरा ठीक ठाक रहता था। मेरे फेवरेट टीचर में से एक थे वो। उन्होंने एक चैप्टर का मार्क्स लिया, टेस्ट लिए थे क्लास में, और क्लास में ज्यादा बच्चे नहीं थे। और उस टेस्ट में मेरा जो नंबर था एक लड़के से कम आ गया था। और सर ने आंखों ही आंखों में मुझे ताना मार दिया था। सर कुछ बोले नहीं, पर जब उसका कॉपी चेक कर रहे थे तो उसकी कॉपी में कुछ अलग चीज लिखे। वो एक अच्छा भारी भरकम एक्सलेंट टाइप का लिखे। और मेरा सेकंड पोजीशन होने के बाद भी, मुझे अच्छा मार्क्स आने के बावजूद भी, मुझे मेरे कॉपी में अच्छे से नहीं लिखे थे। तो उन्होंने आंखों ही आंखों में मेरे को ताना मार दिया और मेरे को बता दिया कि तुम अच्छा नहीं करते हो। और मेरे को दिल पे बात लग गई। मैं बोली कि यार ऐसे कैसे। उसके बाद मैं आई, और उसी दिन सर ने अनाउंस किया कि दूसरा टेस्ट होगा। और वो टेस्ट पता है किस चैप्टर का रखा? उस चैप्टर का जिस चैप्टर में मैं कमजोर थी। क्योंकि टीचर को पता होता है कि आपका कहाँ पे क्या ऊपर नीचे चल रहा है। जैसे आपकी अपलाइन को सब पता होता है, आपकी अपलाइन को पता होता है कि इसका सेलिंग कमजोर है कि प्रोस्पेक्टिंग कमजोर है कि फॉलोअप कमजोर है, क्या कमजोर है, आपकी अपलाइन को सब पता होता है। उसी तरीके से मेरे उस टीचर को पता था कि मेरा कौन सा चैप्टर कमजोर है। उन्होंने उसी चैप्टर का टेस्ट लिखा, और उसके बाद में अनाउंसमेंट कर दिया कि इस चैप्टर में जो अच्छा करेगा उसको ऐसे ऐसे करेगा। और एक टेस्ट में तो बेइज्जती हो ही गई थी। और मैं वैसी लड़की हूं ना जो बेइज्जती का बदला लेती है। तो मेरे दिमाग में चल रहा था कि यार बेइज्जती दोबारा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो आंखों ही आंखों मेरी बेइज्जती कर चुके थे। उसके बाद गई मैं मेहनत करना स्टार्ट की, चैप्टर पे चैप्टर, चैप्टर पे चैप्टर करती गई। रात भर प्रैक्टिस करती थी, एक क्वेश्चन को 4 बार प्रैक्टिस करती थी, मन हो नहीं हो करती रहती थी। प्रैक्टिस प्रैक्टिस, एक बुक खत्म किया, दूसरा बुक खत्म किया, तीसरा बुक खत्म किया। सबसे हार्डेस्ट, सबसे वो चीज जो मुझे नहीं आती थी उसका टेस्ट हुआ, और 100 में 100 नंबर लेके मैं आई। उस टाइम पे मेरे दिमाग में आ गया था कि मेहनत करने से सब कुछ संभव है। और उसी टाइम से मैंने उस चीज पे ही फोकस किया कि मैं जब भी मैं मेहनत करूंगी तो चमत्कार होंगे। लोग पता है चमत्कार आसपास अगल बगल ढूंढते हैं, चमत्कार आसपास नहीं है भैया, लोग दीदी लोग, चमत्कार आपके अंदर मेहनत में है, आपकी फोकस में है, और आप कर सकते हो। दिक्कत क्या है पता है? हम काम कम करते हैं और ज्यादा उम्मीद करते हैं, जबकि आपको ज्यादा काम करना है, उम्मीद कम करना है। लेकिन हम हमेशा उल्टा करते हैं। और भगवान की दया थी या कुछ भी बोले, मेरा परवरिश ऐसा हुआ या मुझे ऐसा गाइडेंस मिला कि मैंने मेहनत ज्यादा की, उम्मीद हमेशा कम की। क्योंकि स्टोरी कॉलेज टाइम की चल रही है, स्कूल टाइम की चल रही है, तो एक और स्टोरी मैं आपको शेयर करना चाहती हूँ। मैं कॉलेज में जैसे ही आई थी, फर्स्ट ईयर में थी, और फर्स्ट ईयर में जो होता है वो फ्रेशर पार्टी हम लोगों का होता है। उस फ्रेशर पार्टी से पहले कुछ कंपटीशन होता है। उस कंपटीशन में देखा जाता है किसको मिस फ्रेशर बनाना है, किसको मिस्टर फ्रेशर बनाना है, किसको क्या बनाना है, इस तरीके से। तो पहला सेशन हुआ था जिसमें फिजिकल एक्टिविटी हुई थी। तो उस सेशन में मैंने पार्ट किया, और मैं खेलने कूदने में ठीक ठाक थी, एथलीट थी मैं उस टाइम पे। तो मैंने उसमें पार्ट किया, और उस वाले पार्ट में फिजिकल एक्टिविटी में मैं ठीक ठाक परफॉर्म की थी। ठीक ठाक था क्योंकि दौड़ना आता था, हाइट ठीक ठाक थी, सब कुछ मैं अच्छा परफॉर्म कर दी थी। और उसके बाद का जो प्रोग्राम था, किसी में डांस था, किसी में गाने थे, किसी में कुछ थे, तो उसमें मैं किसी में पार्ट ही नहीं ली, क्योंकि मुझे आता नहीं था कुछ भी। मेरे को एक ही चीज आता था, कूदना फांदना, वो वाला करके बाकी सब छोड़ दी मैं। उसके बाद फ्रेशर का दिन आया, तो फ्रेशर पार्टी में हम लोग गए। वहां पे मैं सबसे साइड में बैठी हूँ, क्योंकि मुझे पता था मेरे को तो कुछ मिलना ही नहीं है, मैंने तो किसी में पार्ट लिया ही नहीं। उसके बाद उसमें एक अवार्ड होता है, दैट इज मिस चैंपियन। और मिस चैंपियन में ऊपर से स्टेज से नाम आया कि मिस मधु आप यहाँ पे आ जाइए। और मैं वहां पे बैठ के इस आसपास देख रही हूँ कि अपने बैच में और कौन है मधु। मुझे पता नहीं था कि वो मुझे बुला रहे हैं। मैंने परफॉर्म किया, मेहनत किया, काम किया, पर उम्मीद नहीं की थी। तो जब वो ट्रॉफी मिला, मेरे को अच्छा लगा। लेकिन पता है, मैं आपको बताना चाहती हूँ गुंजन सर, हमारे आरसे में टोटली उल्टा है। हमारे आरसे में पता है क्या? लोग 2 प्लान दिखाएंगे और 5 ज्वाइनिंग की उम्मीद करेंगे। उसके बाद रोना धोते रहेंगे कि यार कुछ आता नहीं है, ज्वाइनिंग नहीं होता है। हमारे यहाँ पे लोग गोल्ड में ये उम्मीद करने लगते हैं कि मुझे स्टेज पे 15 मिनट भाषण देने के लिए क्यों नहीं मिला।
बिगिनर ये उम्मीद करने लगते हैं कि मेरे को स्टेज पे एक माला क्यों मिला, मेरे को तो दो माला मिलना चाहिए था। और इसी सब कारण में, इसी सब चक्कर में लोग इतने फंसे हुए हैं कि वो बड़ी प्लानिंग नहीं कर पाते हैं। क्योंकि हम बाहर में 12-12 घंटे मेहनत करते हैं और उसके बाद भी कुछ नहीं भी मिलता है। उस छोटे से एडजस्टमेंट वाली लाइफ में, कंप्रोमाइज वाली लाइफ में हम जीने के लिए मजबूर हैं। बट आर्ट्स में कई गुना ज्यादा मिलता है, पर हम उससे कई गुना ज्यादा खोजते हैं। बिगिनर की पिन में 4 माला खोजते हैं, 2 प्लान दिखा के 5 ज्वाइनिंग की कभी उम्मीद करने लगते हैं, 4-5 महीने काम करते हैं, उसके बाद भी सोचते हैं कि 4-5 महीने तो काम कर लिया, अब मेरा डाउनलाइन क्यों नहीं काम कर रहा है। रॉयल्टी के बाद सोचते हैं कि यार मेरा डाउनलाइन अब काम करे, मैं फ्री हो जाऊं, महाराजा बन जाऊं। ये सब जो छोटी मोटी चैलेंजेज है ना, इसके कारण से ही लोग यहाँ पे नाकामयाब होते हैं या लटके रहते हैं। लटके रहने का मतलब क्या है कि हम जिस पोजीशन तक हैं। तो ये सब ये बताना चाहती हूँ। मैं अपनी ज्यादा तारीफ नहीं कर रही हूँ, मैं बस इतना कह रही हूँ कि मैं हमेशा ज्यादा मेहनत करके भी कम उम्मीद करती थी, और जब वो मिलता था तो ज्यादा खुशी मिलता है। लेकिन हम लोग कम मेहनत करके ज्यादा उम्मीद करते हैं, और तब जाके अगर वो नहीं मिलता है, क्योंकि हम डिजर्व नहीं करते हैं, तो हमें दुख होता है, और दुख होता है तो फिर हमें लगता है कि यार से हम काम नहीं कर पाए। तो आप मेहनत पे फोकस कीजिए, सीखने पे फोकस कीजिए। मैंने हमेशा सीखने पे फोकस किया। जिस टाइम पे मेरी इनकम 20,000 रुपये महीने की थी, उस टाइम पे मैं 36-36 हजार रुपये का कोर्स खरीद लेती थी, ताकि मैं सीख पाऊं कि कैसे बिजनेस को करते हैं, कैसे पर्सनालिटी डेवलप करते हैं, कैसे लीडरशिप रोल निभाते हैं, कैसे टीम में ग्रोथ लाते हैं, कैसे टाइम मैनेज करते हैं। और हमारे यहाँ पे जिसकी इनकम 20,000 रुपया है, अगर उनको बोल दिया जाए कि भैया लीडरशिप एलडीपी प्रोग्राम है और 500 का टिकट है, उस 500 की टिकट देने में लोगों को 500 बार यहाँ पे दिल में धक 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 होने लगता है। क्योंकि सीखने पे फोकस ही नहीं है, क्योंकि सीखने का माइंडसेट ही नहीं है। और इसी कारण से हम ग्रोथ में नहीं है। क्योंकि ये पूरा का पूरा जो अभियान है, पहले हम लोग बिजनेस बोलते थे, ये पूरा का पूरा अभियान लीडरशिप रोल का है। एंड इफ यू आर नॉट बिल्डिंग योर लीडरशिप, अगर आप अपने लीडरशिप को बिल्ड नहीं कर रहे हैं, अपग्रेड नहीं कर रहे हैं, तो फिर आप अपनी परफॉर्मेंस को सुधार नहीं कर पाएंगे, और फिर आप बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। और ये लीडरशिप 1-2 दिन में नहीं आती है भैया लोग, मैं आपको बताना चाहती हूँ। बहुत घिसना पड़ता है, बहुत लगड़ना पड़ता है, बहुत छोटी छोटी चीजों और बड़ी बड़ी चीजों को सीखना पड़ता है, तब जाके आप लीडरशिप रोल में आते हैं, लीडरशिप में आते हैं। क्योंकि लीडरशिप यहाँ पे किसी चीजों को संभालने का नहीं है और किसी मशीन को संभालने का नहीं है। क्योंकि जब आप कहीं पे जॉब करते हैं, मान लीजिए कोई रेलवे में जॉब कर रहे हैं, मान लीजिए कोई बैंकिंग में जॉब कर रहे हैं, या कोई किसी और सेक्टर में जॉब कर रहा है, तो रेलवे में जॉब कर रहे हैं तो बेसिकली आप रेल के किसी चीज को हैंडल करोगे, रेल चलाओगे या कोई और चीज को आप चलाएंगे इस तरीके से। बैंकिंग में है तो आप पैसे गिनने का काम कर रहे हैं या कुछ ऐसे काम कर रहे हैं। लेकिन जब आप एमएलएम में है, डायरेक्ट सेलिंग में है, आप आरसीएम में है, तो आप लोगों को चलाने का काम कर रहे हैं। हिंदुस्तान में अभी के टाइम पे जिस सिचुएशन में हम हैं, उस सिचुएशन में अगर 2 भाई हैं, 2 भाई की अलग अलग शादी हो गई, तो 2 भाई शादी के बाद एक साथ नहीं रहते, 2 घर बन जाता है, 2 किचन बन जाता है, राइट। यानी कि 2 परिवार, परिवार का 2 भाई जो बचपन से खेला कूदा है, एक दूसरे के लिए बचपन में जान देने को तैयार था, अभी वो एक किचन शेयर नहीं कर पा रहा है। हम उस हिंदुस्तान में हैं अभी। और उस हिंदुस्तान में जहां 2 लोग, अपने परिवार के लोग साथ नहीं रह पा रहे, वहां पे आप 100 लोगों की टीम एक साथ हैंडल कर रहे हैं। और उसमें भी 100 लोग अलग अलग फैमिली की, अलग अलग प्रोफेशन के, अलग अलग एज ग्रुप के, कोई शहर से, कोई गांव से है, किसी को इंग्लिश समझ में आता है, किसी को हिंदी समझ में आता है, किसी को भोजपुरी समझ में आता है, किसी को गुजराती समझ में आता है, किसी को मराठी समझ में आता है, किसी की परवरिश अलग जगह से भी, सब कुछ अलग है। और भैया आपको उस 100 लोगों को एक साथ बटोर के एक साथ लेके चलना है, तो जरा सोचिए कितनी मेहनत करनी पड़ती होगी, कितना माथापच्ची होता होगा, कितना ज्यादा टफ काम है। पर इस टफ काम को भी मुस्कुराते हुए आप तभी कर पाएंगे जब आपके अंदर वो लीडरशिप का गुण आएगा। और वो सीखने के लिए क्या आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी? क्या वो सीखना नहीं पड़ेगा? क्या उसके लिए काम नहीं करना पड़ेगा? क्या उसका प्रैक्टिस नहीं करना पड़ेगा? और हमें जब आप अपलाइन होते हो ना, तो आप अपलाइन होते हो तो कहते हैं यहाँ पे अपलाइन और डाउनलाइन का जो रिश्ता होता है माँ और बेटे का समान होता है। और हमारे यहाँ हमेशा एक स्टोरी चली है, वो स्टोरी होती है कि बेटा कपूत सुना है, पूत कपूत सुने हैं, पर माता सुनी ना कुमाता। ये वाला लाइन इंडिया में फेमस है। मतलब कि डाउनलाइन गलती कर दे तो चलेगा, पर अपलाइन गलती नहीं कर सकते। तो आप उस रोल में हो कि आप अपलाइन हो, तो आपको बड़े सोच समझ के सबको हैंडल करना है। तो आपको एज ए अपलाइन
बहुत अच्छे से सीखना पड़ेगा और आसान है। अगर आप प्रेम से सीखे, अगर आप प्रेम से चीजों को लेके चले तो बहुत आसान है। तो बड़ा सोच करके सीखने वाले फेज को लेके काम करना है। अब आप में से कुछ लोग होंगे कि बड़ा टारगेट क्यों लेना है, तो मैं आपको एक एग्जांपल देके कुछ चीजें डेटा के साथ आपको बताना चाहती हूँ। मेरे पास शेयरिंग का ऑप्शन दीजिए सर थोड़ा सा, ताकि मैं शेयर कर पाऊँ, कुछ एक डेटा दिखा पाऊँ, डेटा दिखाकर थोड़ी सी बातचीत कर सकूं कि आपको क्यों बड़ा सोचना है, और वो उसका आंसर आप लोग ही मुझे देंगे। जस्ट मैं एक चीज ड्रॉ करना चाहती हूँ और कोई वॉलेंटियर बन के मुझे थोड़ा सा आंसर कीजिएगा, राइट। तो गुंजन सर आप वॉलेंटियर कर लेंगे। जी जी yes। हाँ चलिए, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ और वो पूछना चाहती हूँ, और ये डेटा मैंने कई बार लोगों को दिखाया है कि क्यों अपने को बड़ा टारगेट लेके आरसीएम में काम करना है। वो इसलिए काम करना है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, आई डोंट नो क्या दिक्कत आ रही है। हाँ, एक सवाल पूछना चाह रही हूँ। वो सवाल ये है कि सर, एक मार्केट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रेडिशनल मार्केट। वो कहाँ, वही वहां पे कोई जॉब कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, ठीक है। उस ट्रेडिशनल मार्केट में, उस जॉब में सर, अगर मैं आपसे पूछूं कि उस सेक्टर में 5,000 रुपये कमाने क्या बहुत ज्यादा मुश्किल है क्या सर? ना उसमें तो इजी है। इजी है ना? पांच यस। हजार कमा सकते हैं। कहीं पे छोटी मोटी नौकरी कर लिया, कहीं पे ठेला लगा लिया, कहीं पे कुछ कर लिया, ट्यूशन पढ़ा लिया। अगर दिन भर ट्यूशन भी कोई बच्चा पढ़ा लेता है तो वो महीने का 5,000 तो कमा ही सकता है। यस और नो सर? यस। यस। 10,000 रुपये। 10,000 उससे थोड़ा और मुश्किल लगता है, 5,000 से ज्यादा थोड़ा मुश्किल है। हाँ, ट्रेडिशनल मार्केट में 20,000 कमाना और मुश्किल है। और मुश्किल है। 50,000, ये भी और उससे भी ज्यादा मुश्किल है। ये मुश्किल हो गया। अगर मैं बोलूं कि अगर आपको 1,00,000 रुपया कमाना है बाहर में जॉब से या कोई काम करके, तो यहाँ तो पीढ़ियां निकल जाती है। पीढ़ियां निकल जाती। अगर मैं 2 लाख बोलूं तो? ये तो लोगों की सोच ही नहीं बनती ट्रेडिशनल मार्केट में। 5 लाख बोलूं तो? इसमें नहीं, सोच ही नहीं बनती। और ऐसे अगर बढ़ती रहूं मैं तो कुछ लोग बोलेंगे कि जूम मीटिंग से भागना स्टार्ट हो जाएंगे कि मैडम पगला कर रही है, पता नहीं क्या क्या बात कर रही है ना? है ना? यस यस। तो देखिए, बाजार में क्या है, मार्केट में क्या है, 5,000, 10,000, 20,000, यहाँ तक लोग कमा ही रहे हैं। ये आसान ही है, लोग कमा ही रहे हैं। छोटा मोटा काम करके, कुछ चीजें करके, कोई भी आप काम करोगे, 5,000, 10,000, 20,000 कमाना आसान ही है। सही बोल रही हूँ गुंजन सर? यस यस। राइट। अगर मैं बात करूं आरसीएम की सर, तो फिर क्या होता है? आरसीएम में जो पहला 5,000 है ना, वही कमाने में पसीने छूटते हैं। क्या मैं सही बोल रही हूँ? राइट है। अब ये 5,000 जो होता है ना, बड़ा मुश्किल होता है। यहाँ पे ये आसान होता है, ये थोड़ा सा मुश्किल होता है, ये थोड़ा टफ होता है। इससे जो नीचे आता है ना, 2 लाख, 5 लाख, ये इम्पॉसिबल सा होने लगता है। क्या मैं सही बोल रही हूँ? यस। बहुत लोगों के इम्पॉसिबल सा होने लगता है। ये है बाहर की भाषा। समझने की कोशिश कीजिएगा, लोग आरसीएम छोड़ के क्यों जाते हैं। आरसीएम छोड़ के इसलिए जाते हैं क्योंकि बाहर में 5,000, 10,000, 20,000 कमाने हुए लोगों को देखते हैं कि लोग कमा लेते हैं, यार भाई कोई भी काम करते हैं 5,000, 10,000 कमा लेते हैं। लेकिन जैसे ही आरसीएम में वो आते हैं तो वो 5,000 की इनकम लेने के लिए, मतलब कि ओपनर, ईगल, ये इनकम लेने के लिए, यहाँ पे जाने के लिए लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अब बोलेंगे कैसी मेहनत? तो देखिए, पहले तो माइंडसेट पे काम करनी पड़ती है कि आपको आरसीएम करना है। और पीछे में बहुत सारे लोग हैं मना करने के लिए, आपके पति, आपके दोस्त, आपके पत्नी, आपके माता पिताजी, आपके सब लोग मना कर रहे हैं। और उस ना से आपको निकलने में बहुत एनर्जी लग रही है, मतलब सब लोग पीछे खींच रहे हैं, पर आप बोलो नहीं मेरे को करना है। उसमें भी तो ताकत जा रही है। जब आपने डिसीजन लिया कि मेरे को आरसीएम करना है, उसके बाद अपलाइन बोलते हैं चलो ठीक है प्लान सीखो, कैसे बताना अभियान के बारे में। अब एक आदमी जिसने 10 साल पहले पेन छोड़ दिया है, वो पेन को पकड़ा ही नहीं है। वो बस पेन को कब पकड़ता है? जब उसको बैंक में जाके साइन करना होता है। उसके अलावा वो पेन पकड़ता ही नहीं है। अगर आप उसको बोल रहे हो चलो कॉपी लो, डायरी लो, पेन लो और पकड़ो, प्लान के बारे में सीखो, तो वो लोग लगता है कि यार फिर से पढ़ाई करनी पड़ेगी। उनको सेमिनार में लेके आओ, उनको बोलो कॉपी डायरी पेन लेके लिख लिखो, तो बोले कि डायरी पेन लेके आना होता है सर, हम तो ऐसे ही आ गए सिनेमा देखने के लिए। तो हर एक चीज में संघर्ष है यहाँ पे, राइट। प्लान सीखना होगा, प्रोडक्ट सीखना होगा, लोगों का ना सुनना होगा। और जब आदमी, देखिए आरसीएम में या आरसीएम में छोड़िए, हिंदुस्तान में
किसी भी आदमी का कुछ हो ना हो, एक चीज बहुत बड़ी होती है, पता है क्या बड़ी होती है? ये उसकी नाक बहुत बड़ी है। मतलब जेब में पैसे नहीं है, लेकिन किसी ने अगर दो लोगों ने मना कर दिया, हम नहीं करेंगे आरसीएम, आज तो मेरी नाक कट गई। और मेरे को ना, आई एम सॉरी, लेकिन मैं चूंकि आरसीएम थोड़ी कम उम्र में आई थी, तो जब कोई बोलता था ना मेरी नाक कट गई, तो मेरी नजर उसके नाक पे जाती थी सीधे और मैं उसके नाक को घूरती रहती थी। क्या नाक कट गई मतलब? एक मिडिल क्लास आदमी के पास में कुछ हो ना हो, लेकिन बोलता है कि मेरे पास में बहुत इज्जत है। मतलब उनको लगता है कि अंबानी, अडानी, टाटा, इन सभी से बड़ी इज्जत उनकी ही है। लेकिन मैं और सभी लोग पूछते हैं कि ये इज्जत आरसीएम में जब ना सुनते हैं तभी याद आती है, कि जब दूध वालों का पैसा बाकी रहता है तब भी याद आता है, जब बच्चे को सरकारी स्कूल में डालते हैं तब भी याद आता है, जब अच्छे डॉक्टर के पास इलाज नहीं करवा पाते तब भी आता है, जब घर सही समय पे नहीं बनवा पाते तब भी याद आता है, जब बच्चा कोई डिमांड करता है तब भी इस इज्जत की बात आती है, याद की नहीं आती है? कि बस आरसीएम करने के टाइम में, लोगों को प्लान दिखाने के टाइम में, फॉलो अप करने के टाइम में, लोगों का बार बार ना सुनने के टाइम पे ही लोगों की इज्जत की बात आती है। दिक्कत तो यही है कि आरसीएम में ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं है कि हमें कहाँ संघर्ष करना और कहाँ समझौता करना है। और जहां संघर्ष करना है वहां समझौता करते हैं, और जहां समझौता करना है वहां पे संघर्ष करते रहते हैं। लोग जिंदगी भर भागते रहते हैं 10, 20, 50 हजार कमाने के लिए, लेकिन 5 साल अगर भाग जाए तो 5 लाख पे पहुंच सकते हैं, इसकी कोई आइडिया ही नहीं है उनको। और लोग भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं। मैं मुंबई गई थी और मैं वहां पे 3 दिन में रही वहां पे, और 3 दिन में लगभग मैं 3 बार लोकल ट्रेन गई, और वहां पे सब टाइम सुबह शाम लोगों को भागते हुए देखी मैं। लोग चलते नहीं वहां पे, आप खड़े रहोगे ना, लोग भागते हैं। मेरे को कोलकाता मेट्रो का, कोलकाता लोकल का अच्छा खासा आइडिया था, स्टिल मैं वहां पे पहुंची ना, तो मेरे को क्रॉस करने में सोचना पड़ता था कि लोग भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, और मेरे को चिंता थी कि मैं अगर क्रॉस करूँ कोई गिर ना जाए। लोग भाग रहे हैं। और भैया लोग, ये एक दिन की बात नहीं है, वो हर दिन भाग रहे हैं। और क्या हम सच में इस जीवन में भागने के लिए ही आए हैं? तो आरसी में पता है दिक्कत क्या होती है? दिक्कत ये होती है कि लोग जब बड़ी सोच के लिए नहीं आते हैं ना, तो जब वो बड़ी सोच के लिए नहीं आते हैं तो उनको लगता है कि भाई 5 हजार के लिए इतना आरसी में मेहनत करना पड़ता है, इससे अच्छा तो यहीं पे कमा लेते हैं। और जब उनको लगता है कि ये बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, रिजेक्शन है, तो लोग यहाँ से यहाँ पे स्विच कर जाते हैं। और इसीलिए लोग छोड़ के भागते हैं, क्योंकि लोगों को समझ में ही नहीं आता कि इस 5 हजार में और इस 5 हजार में क्या अंतर है। ये 5 हजार, भैया लोग, ये 5 हजार नहीं है, ये 5 हजार तो स्कॉलरशिप है जो आरसीएम सीखने पे आपको मिल रही है। समझने की कोशिश कीजिएगा, ये 5 हजार स्कॉलरशिप है जो आपको आरसीएम सीखने पे मिली है। ये तो बस अभी आप आरसीएम को सीखे हो, ये बेस बना है, इसके बेस पे आप बड़ी 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 इनकम ले पाएंगे। अब जो ये 5 हजार करते हुए समझ गया कि ये 5 हजार ये मेरी आरसीएम में इनकम नहीं है, ये मेरी स्कॉलरशिप है जो कंपनी ने मुझे दी है, कि मैं अब आरसीएम सीख चुका हूँ। सीख चुका है मतलब अब मेरे को प्लान आता है, प्रोडक्ट आती है, रिजेक्शन फेस करना आता है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आती है, और सारी चीजें आती है। नाउ आई एम रेडी टू डू आरसीएम। ये वाला फर्स्ट स्टेप है। इस चीज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि सीखने का पैसा मिला है आपको, आपको काम करने का पैसा नहीं मिला, ये स्कॉलरशिप आपको मिला है। राइट? अब ये 5 हजार में आपने सीख लिया सब कुछ। अब जब सीख लिया, इस 5 हजार का नेटवर्क बना लिया, तो अब आपके टीम में कोई ना तो कोई होगा। जब आप यहाँ पे 5 हजार कमाए हो, तो कोई ना कोई तो होगा जिसको 500 गया होगा, किसी को 700 गया होगा, किसी को 800 गया होगा, किसी को 1000 गया होगा। राइट? गया होगा ना? गुंजन से यस सही बोल रही हूँ? यस यस। अब ये 1000 वाला कोशिश करेगा ना कि आपको 5 हजार आया है तो मेरे को भी 2000 आ जाए। तो जब ये 1000 वाला मेहनत करेगा, जब ये 500 वाला मेहनत करेगा या करेगी, ये 700 वाली जब मेहनत करेगी, 800 वाली जब मेहनत करेगी, तो इस 5 हजार को 7 हजार में तब्दील होने में क्या सेम मेहनत लगेगी कि उससे कम मेहनत में अब हो जाएगा? थोड़ा सा कम मेहनत में होगा। क्या मैं सही बोल रही हूँ? सब लोग एग्री करते हैं ना? तो 5 हजार कमाना बहुत टफ होगा, लेकिन अब चूंकि आप सब कुछ सीख चुके हैं, अब आपको प्लान समझ में आ चुका है, अब आपको सब कुछ गेमिंग पता चल गया क्या करने से क्या आता है, तो अब 5 हजार से 7 हजार जाना आपके लिए थोड़ा सा आसान होगा। सही बोल रही हूँ गुंजन सर? यस यस।
और जब यहाँ पे पहुंचेंगे, जैसे आप पहुंचे, आपको एक अचीवर बने और आपके टीम में कोई पे कोई सेमिनार हुआ, और जब सेमिनार हुआ तो आप स्टेज पे गए, और स्टेज पे गए तो आपके पिन का सेलिब्रेशन हुआ, और सेलिब्रेशन होके आपकी जब गले में माला पड़ी, और आपकी फैमिली जो इधर एक वाइफ खड़ी थी, इधर आपके बच्चे खड़े थे, जब उस वाइफ ने और बच्चे ने देखा, बोला कि अरे काम तो सही कर रहा है, हम भी लोग डाउट कर रहे थे इसके काम पे। आज तक के काम में इनको कोई इज्जत नहीं मिली, आज आश्रम में 2-3 महीने में इन्होंने 7,000 की इनकम ली और इनको इज्जत मिल रही, मतलब काम ठीक ठाक कर रहे हैं। तो पहले जो वाइफ आपके लिए दरवाजा नहीं खोलती थी रात को लेट से आने पे, या अगर आपके हस्बैंड जल्दी ऑफिस से आ जाते थे और सही टाइम पे चाय नहीं मिलने पे आप पे गुस्सा करते थे, अब वो हस्बैंड बोलने लगे हैं कि ठीक है लेट हुए कोई बात नहीं, मैं पानी पी के बैठा हूं तो आराम से चाय बना ले, तो और ताकत मिलेगी ना काम करने में। तो इस 7,000 से 10,000 में आने में अब आपकी फैमिली का भी सपोर्ट मिलेगा, तो 10,000 कमाना और आसान हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यस यस। सही बोल रही हूँ? अब जब 10,000 आया और टीम बनी थोड़ी सी और अच्छा हुआ, 10,000 से 20,000 कमाना और आसान हो जाएगा। यस सही बोल रही हूँ? अब यस। जैसे 20,000 25,000 30,000 की इनकम आई, मतलब स्टार या रॉयल्टी की इनकम आई, अब और अच्छा सेलिब्रेशन और इज्जत और एक्सेप्टेंस। अब जो लोग बोलते थे पहले जब आप प्लान दिखाने के लिए जाते थे कि भाई पहले तू चेक बना ले फिर मैं आऊंगा, अब आप उसको चेक दिखाते हो कि ले भैया बन गया मेरा 20,000 का चेक, चल आप ज्वाइन कर, चल आप काम कर, चल आ गई रॉयल्टी, अब आप रॉयल्टी कर। तो अब क्या होगा, टीम में कुछ स्टार्टअप होंगे, कुछ अच्छे से चीजें होंगी, सिस्टम बिल्डअप होगा। और मैं सही बता रही हूँ, मैं अपने बारे में, मैंने 20,000 रुपये आरसीएम से कमाने के लिए जो नाक लग रही हूँ ना, जो लगकर के मेहनत की हूँ, वो मेहनत, उसका 50% भी मेहनत नहीं हुआ होगा, मेरा चेक 50,000 का हुआ था। मैं सीरियसली बता रही हूँ, मेहनत करने का रूप बदल जाता है। यहाँ पे यही वाला है ना, इम्पॉसिबल सा लगता है, लगता है चेक आएगा नहीं आएगा, ये इम्पॉसिबल सा लगता है। यहाँ तक आते 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 आपको लगता है कि चलो अच्छा हो गया, फिर इस 20,000 से 50,000 करना थोड़ा और आसान हो जाता है। प्रॉपर काउंसलिंग के साथ में बातों को मेरा पकड़िएगा, आसान है। स्मार्ट वर्क प्लस हार्ड वर्क, सिस्टम प्लस काउंसलिंग, ये चारों चीजों की बात है। अगर आपका सीखने पे फोकस है तो अब आपका 50,000 आसान हो जाएगा। आरसीएम ही है जहां पे जो टफ इनकम होती है वो इनकम कहीं ना कहीं आसान हो जाती है, और 50,000 से फिर 1 लाख आसान होने लगता है, 2 लाख आसान होने लगता है, 5 लाख आसान होने लगता है। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ जिनको समझ में नहीं आता है। मान लीजिए मैं इमरोल्ड पोजीशन पे हूँ, मेरी कोई ना कोई अपलाइन होगी जो रूबी या स्टार रूबी के पोजीशन पे होंगी यस होंगी। यस। अब जो स्टार रूबी की पोजीशन पे है, मान लीजिए इनकम इनकम कुछ है, मान लीजिए छोटा सा इनकम, मान लीजिए 5 लाख की इनकम है, मान लीजिए छोटा सा इनकम बोल रही हूँ, 5 लाख की इनकम है, 5 लाख पे वो है, मैं यहाँ पे 2 लाख की इनकम पे मान लीजिए हूँ, तो मेरे टीम में कोई ना कोई 80-90 हजार की इनकम पे होंगे। अब 80-90-30-40-50 हजार की इनकम वाले जब काम करेंगे तो ये 2 लाख वाला आसानी से स्मार्ट वर्क करके ये 3 लाख में तब्दील हो जाएगा। क्या मैं सही बोल रही हूँ? यस। जैसे ही 3 लाख 4 लाख में तब्दील हुआ तो वो जो 5 लाख वाला बंदा है वो अपने आप 7 लाख पे पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा? उस 5 लाख से 7 या 8 लाख पहुंचने में उन्होंने कितनी मेहनत की है? ऑलमोस्ट नो। काउंसलिंग की होंगी, सेमिनार की होगी, थोड़ी ट्रेनिंग की होंगी, तो आसान हुआ कि मुश्किल हुआ, ये बताइए? आसान हुआ ना। तो लोगों को इसलिए समझ में नहीं आता है क्योंकि यहाँ पे गेम ही उल्टा है पूरा का पूरा। लोगों को जो इम्पॉसिबल सा दिखता है ये वाला पार्ट, यहाँ पे ये वाला चीज थोड़ा आसान होता है भैया लोग। और आप ये 5,000 कमाने के लिए काम नहीं कर रहे हो, आप इस आसानी तक पहुंचने के लिए आरसीएम में काम कर रहे हो। और जिनको ये बात समझ में आ जाती है ना, वही इस 5,000 7,000 10,000 20,000 में टिकते हैं, अदरवाइज लोग बैक टू नॉर्मल लाइफ चले जाते हैं, ये जानते हुए कि वो जिंदगी भर इसी में झूला झूलेंगे, कभी भी यहाँ तक नहीं पहुंच पाते। लेकिन अगर आपने इसको ओवरकम कर लिया, आपने इसको बर्दाश्त कर लिया, इसके संघर्ष को बर्दाश्त कर लिया, इस पत्थर की मार को सह लिया, उस रिजेक्शन को फेस कर लिया, उस टफ टाइम में जहां पे सब लोग बोलेंगे कि तेरे से नहीं हो पाएगा, उस टफ टाइम में हिम्मत बांध करके अपना पूरा जोर लगा के 20,000 25,000 तक टिक गए ना, तो मैं 100% बोलती हूँ कि 1 लाख भी आएगा, 2 लाख भी आएगा, 5 लाख भी आएगा। अभी मेरा टेंशन कुछ है ही नहीं, मेरा टेंशन बस एक ही चलता है कि 5 लाख कैसे करना है, 10 लाख कैसे करना है, 20 लाख की इनकम कैसे करनी है, यही सोचना होता है। अब ये वाली कैलकुलेशन ज्यादा लोगों को पता नहीं है, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब मैं आई थी
उस टाइम पे ये कैलकुलेशन मेरे को समझ में आ गया था, और मैं फर्स्ट टाइम से, जब मेरी इनकम 5,000 भी नहीं थी, तब भी मैं इस 1 लाख और 5 लाख के लिए काम कर रही थी, और यही सोच था। पहले मैं नहीं देखती थी कितना आया कितना नहीं आया। पहले के टाइम पे आता 1,000 था और खर्चा मेरा 3,000 हो जाता था। मैं अपने स्कॉलरशिप के पैसे से, ग्रेजुएशन के टाइम पे मेरा जो पर मंथ का स्कॉलरशिप था वो 5,000 रुपये महीने का था। उस 5,000 रुपये महीने के पैसे से मैं प्रोडक्ट लेके आती थी और किसी को प्रोडक्ट देती थी। वो बंदा प्रोडक्ट का पैसा नहीं देता था, मेरा प्रोडक्ट का पैसा फंस जाता था। 5,000 मार्केट में लगा रहता था और आरसीएम से आता था 2,000। इस हालत में मैंने बिजनेस डेवलप किया है, इस हालत में मैंने किया है। और ये सबके साथ में आता है, लेकिन लोग कैलकुलेशन करते हैं, 5,000 चला गया, 500 टिकट में चला गया, सेमिनार में इधर चला गया, इधर चला गया, इधर चला गया। ये चवन्नी सब जोड़ने में लोग इतने अस्त व्यस्त हैं कि उनको लाखों की इनकम नहीं दिखती है। लेकिन भगवान की कृपा से ये चवन्नी जोड़ने में मैं कभी बीजी नहीं रही, कभी मैंने नहीं बीजा। ये मैं इस चवन्नी को, सेमिनार का पैसा, ये पैसा, फील्ड वर्क, ऐसे वैसे ये जो लग रहा था, दैट इज माई इन्वेस्टमेंट। और इससे बड़ा रिटर्न कहीं पे है तो मुझे दिखा दीजिए। अरे 5,000 का प्रोडक्ट में मार्केट में लगा भी दिया तो आज 2 लाख आ रहा है। अब जोड़िए कितना परसेंट का ग्रोथ है मेरा इन्वेस्टमेंट में। 10,000 का टिकट अगर सेमिनार में लगा भी दिया, अभी नेक्स्ट जनरेशन का प्रोग्राम आ रहा है 25 तारीख को, नेक्स्ट जनरेशन के प्रोग्राम में मैंने अगर लगा ही दिया मान लीजिए 50,000, और मेरा 1 साल के बाद मेरा चेक 3 लाख आ गया, तो वो एक महीना थोड़ी 3 लाख आएगा, तो हर एक महीना 3 लाख आएगा। अब मेरी आरओआई बताइए, रिटर्न और इन्वेस्टमेंट। मेरी इन्वेस्टमेंट मैंने 50,000 किया और हर महीने 3 लाख का चेक आए। इससे बड़ा इन्वेस्टमेंट क्या हो सकता है, इससे बड़ा रिटर्न क्या हो सकता है भैया। आप गुजराती लोग हैं, आपको क्या बिजनेस सिखाऊं मैं। लेकिन एक बिहार में बैठी हुई जॉब माइंडसेट वाली लड़की को अगर ये कैलकुलेशन समझ में आ गया, तो आप तो गुजराती हो, आपको तो ये कैलकुलेशन और अच्छे समझ में आना चाहिए कि इससे अच्छा इन्वेस्टमेंट कोई नहीं है। एक ऐसा इन्वेस्टमेंट जो ना सिर्फ आपकी इनकम को बढ़ाता है, आपकी पर्सनालिटी, आपकी कम्युनिकेशन, आपकी इज्जत, आपका नाम, सब कुछ को बढ़ा देता है। और ना सिर्फ आपकी इनकम को बल्कि आपकी कई जनरेशन की इनकम को बढ़ा देता है। एंड आप जनरेशनल वेल्थ क्रिएट करते हो, आप पैसिव इनकम क्रिएट करते हो। अब जरा सोचिए कितना बड़ा चीज है, और ये चीज समझ में नहीं आ रही है अपने को। और ये समझ में नहीं आएगी तो फिर क्या समझ में आएगी। कहते हैं ना, ये चीज समझ में नहीं आएगी मतलब कि आपको चवन्नी समझ में आ रहा है जो मार्केट में अभी दिख रहा है। 1 रुपया छोड़ के आप उस चवन्नी के पीछे भाग रहे हैं, और वो चवन्नी है जो कभी भी गायब हो जाएगी, वो असली चवन्नी की तरह। चवन्नी गायब हो गई ना, अभी मार्केट में कहाँ है। तो जो जॉब आपको दिख रही है ना, वो जॉब अभी आपको दिख रही है, बट आपको भी नहीं पता कि वो जॉब रहेगी कि नहीं रहेगी। और मैं बोल रही हूँ, आप जिस जॉब के पीछे आज भाग रहे हो ना, वो जॉब कल रहेगी कि नहीं रहेगी। और मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, एक छोटा सा एग्जांपल जो हमेशा मैं देती हूँ। आप में से कितने लोग हैं जो आप पैसा निकालने के लिए बैंक में जाते हैं, फॉर्म भरते हैं और पैसा निकालते हैं? कितने लोग हैं? ज्यादातर लोग एटीएम का यूज करते होंगे। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, एटीएम का यूज भी जब कैश निकालने का होता होगा, अदरवाइज आप यूपीआई यूज करते होंगे, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, भीम, वही सब यूज करते होंगे। अब मुझे बताइए, जो बैंक में लोग थे पैसा गिन के आपको देते थे, उस लोगों का क्या हुआ? लोग नौकरी नौकरी बोल रहे हैं भैया, जिसकी नौकरी थी उसकी बच नहीं रही है, और आप नई नौकरी की बात कर रहे हो। मैं आज के टाइम पे लोकल ट्रेन की टिकट भी आरसीएम, सॉरी देखिए आरसीएम का ऐप ही दिमाग में आता है। मैं आज तक आए में लोकल ट्रेन का टिकट भी मैं ऐप से ही बुक करती हूँ। लोकल ट्रेन की टिकट की बात कर रही हूँ, लोकल ट्रेन की बात कर रही हूँ। मैं तो कई बार से वो काउंटर पे नहीं गई, जहाँ पे 4 काउंटर थे वहां पे वो 2 काउंटर हो गए, 2 काउंटर से 1 काउंटर हो गए। कल मैं मुंबई में गई तो वहां पे कोई काउंटर ही मुझे नहीं दिखा, 4 मशीन खड़े कर रखे थे। और मुंबई एयरपोर्ट पे पानी लेने के लिए कोई दुकान नहीं था, वहां पे एक मशीन थी, उसके अंदर पानी का बोतल था, जैसे स्कैन करो, पे करो और पानी का बोतल निकल रहा था। कहाँ गई वो सब चीजें? ये था, मैं वीडियो बना के लाई हूँ, मैं ग्रुप में शेयर करूंगी आप। अब बताइए, लोग बोल रहे नई नौकरी, नई 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 नौकरी। भैया जिसकी नौकरी थी उसकी नहीं बच रही है, आप नई नौकरी की बात कर रहे हो। तो अपना ना, पता है हम लोग है ना, पता नहीं अंग्रेजों के जमाने में जी रहे हैं। सामने चीजें हो रही है बट देखने को तैयार नहीं है, आंख खोलने को तैयार नहीं है। शतुरमुर्ग एक पक्षी है, उस पक्षी का एक आदत है, वो आदत क्या है पता है? वो आदत ये है कि जब उसके पास में आंधी तूफान बहुत कुछ आने लगता है ना, वो मिट्टी खोदती है और अपना सर जो है उस मिट्टी में घुसा देती है,
या कोई कुछ जानवर आता है या कोई खतरा आता है तो मिट्टी खोद के सर को अंदर घुसा देती है, और उसको लगता है कि वो प्रॉब्लम को नहीं देख पा रहा है तो प्रॉब्लम उसको नहीं देख पा रही। और हम लोग भी आंख बंद करके खड़े हैं कि प्रॉब्लम तो को तो हम नहीं देख पा रहे, मतलब प्रॉब्लम नहीं है। भैया प्रॉब्लम है। अगर प्रॉब्लम को आंख खोल के नहीं देखोगे तो प्रॉब्लम आपको खा जाएगी, आप विलीन हो जाओगे। तो जितनी जल्दी हो सके उस प्रॉब्लम को देखिए। नौकरी पे खतरा आ रहा है, बहुत सारे बिजनेस पे खतरा आ रहा है, मैं डरा नहीं रही हूँ, मैं जस्ट ये बोल रही हूँ कि भैया डरो मत, सॉल्यूशन ढूंढो। डरो मत, जिस चीज में पोटेंशियल उस पे आप काम करो। आज के टाइम पे आप नेक्स्ट जनरेशन प्रोग्राम में आइए, एमबीबीएस डॉक्टर विजय विजय सिंह राठौर वो आ गए हैं आरसीएम में फुल टाइम। अंजलि कोठारी जी 1 लाख की जॉब छोड़ के आ गई है आरसीएम में। विशाल वत्स अमेजन जैसी कंपनी में, टॉप कंपनी में काम करने वाले, वो फुल टाइम आरसीएम में आ गए। प्रियांशु वर्मा एक बहुत अच्छी कंपनी में जॉब छोड़ के फुल टाइम आरसीएम में आ गए। हमारे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, और बहुत सारे एग्जाम्पल है। आमिर सोहेल सर दुबई में जॉब कर रहे थे, वो छोड़ के आ गए। अब ये जो यंग पीढ़ी है, इससे ज्यादा डेटा आपको थोड़ी पता है, मुझे बताइए। विशाल वत्स भाई से ज्यादा डेटा पता है, अंजलि कोठारी से ज्यादा डेटा पता है, एमबीबीएस डॉक्टर से ज्यादा डेटा पता है, अमीर सोहेल, प्रियांशु वर्मा, ये सबसे ज्यादा डेटा पता है आपको। उनको तो ज्यादा डेटा पता है ना। वो लोग इतनी बड़ी 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 जॉब छोड़ के आ जा रहे हैं, और आप सोच रहे हो आरसीएम करूं नहीं करूं। कहाँ फंसे हुए हो आप, और किसकी सुन रहे हो आप। और मैं बात कर रही हूँ अंजलि कोठारी मैम की या विशाल वत्स सर की, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये दोनों तो नहीं भी करते तो चलता ना, उनका तो जनरेशनल वेल्थ क्रिएट था, उनको क्या जरूरत थी। वो नहीं करेंगे तो थोड़ी उनका डायमंड का पिन छोटा हो जाएगा, वो तो बढ़ेगा ही। पर वो लोग आरसीएम में आ रहे हैं, मतलब कुछ ना कुछ बात है। और ये सब देखने के बाद भी अगर आपका विजन क्लियर नहीं हो रहा है तो आई एम सॉरी टू से, पर सॉफ्टवेयर में गलती है, आपको अच्छे डॉक्टर से दिखाने की जरूरत है। आई एम सॉरी, गुजरात में कोई ना कोई अच्छा डॉक्टर होगा, आप दिखाइए उनसे। कि जिन लोगों के पास में सब कुछ है, अरे मधु कर रही है क्योंकि मधु के पास कुछ भी बैकअप सपोर्ट नहीं था, पर विशाल वत्सर के पास में वत्सर का साम्राज्य है, और अंजलि कोठारी मैम के पास में मुकेश कोठारी सर का साम्राज्य है। अगर वो लोग कर रहे हैं मतलब आरसीएम में दम है। समझिए बात को। और ये चीज होने के बाद भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो सॉफ्टवेयर में गलत कुछ ना कुछ दिक्कत है, उस सॉफ्टवेयर को ठीक कीजिए आप, और पूरा फोकस कीजिए। और जहां थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ती है, इन्वेस्टमेंट मतलब कि देखिए ये आपका रनिंग एक्सपेंसेस है। एक आदमी 100 करोड़ की फैक्ट्री लगाता है, तब भी घर से जाने के लिए तो लगता है ना पैसा, भैया उड़ के थोड़ी जाता है, कार या बाइक से जाता है, तो वो पेट्रोल खर्च तो हो रहा है ना। 100 करोड़ लगाने के बाद भी रनिंग एक्सपेंस लोग करता है, तब जाके प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा पता नहीं। बट आप यहाँ पे छोटा मोटा रनिंग एक्सपेंस तो कर ही सकते हो। अभी 25 मई को प्रोग्राम है, ज्यादातर लोग सोचेंगे जाएंगे आएंगे 2,000 रुपया खर्चा हो जाएगा। वो जो 2,000 आपके माइंड में चल रहा है ना, वो जो 5,000 आपके माइंड में चल रहा है, वही खर्चा आपका 50,000 का इनकम नहीं आने दे रहा है, वही खर्चा आपका 5 लाख का इनकम नहीं आने दे रहा है। मतलब चवन्नी सोच सोचने में आप इतने ज्यादा बिजी हो कि आप 1 रुपया कमाने की आपको फुर्सत नहीं है। यही दिक्कत है। मैंने कभी उसको नहीं सोचा। मैं कोई भी बड़ा प्रोग्राम है वहां पे मैं मिलती हूँ, तो आपको मिलना चाहिए, और कई बार मैं रिक्स लेके मिलती हूँ। मंडे था, कल मंडे था, कल मैं मुंबई में थी, और मैं बड़े रिक्स लेके अपने ऑफिस में छुट्टी लिए बिना मैं वहां पे थी, रिक्स लेके मैं थी। मैं रिक्स लेके काम कर रही हूँ, और आप बिना रिक्स लेके घर में नींद ले रहे हो। आप सोने में मशगूल हो इसलिए नहीं आ रहे। देखिए आजकल मैं थोड़ा कड़वा बोलने लगी हूँ, नाम मेरा बस मधु रह गया, बाकी मैं बातें कर भी करती हूँ आजकल। लेकिन आप लोग मत कीजिए ऐसा, रिक्स मत लीजिए। गुजराती लोग हैं, गुजराती लोगों को बिजनेस सिखाने की जरूरत नहीं है। आप लोग थोड़ा सा फोकस कीजिए, बड़ा काम कीजिए। और लास्ट में एक ही चीज मैं बोलना चाहती हूँ, वत्स सर की एक कैसेट है, जो कैसेट है योर 10%। और ये इंपॉर्टेंट बात है, जब लास्ट में मैं आपको बोल के जा रही हूँ। कई बार हम लोग चीजों को इग्नोर कर देते हैं, पर योर 10% में एक लाइन है, वो लाइन ये है कि आप में से ज्यादातर लोगों को ऐसा लगता होगा कि मेरा बिजनेस मेरी वजह से चल रहा है। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ, उसमें सतीश पंडित जी एक बात बोलते हैं, मैं अगर गलत नाम ली तो मैं आपको सॉरी बोलती हूँ। सतीश पंडित जी की कैसेट है योर 10%, जिसमें वो सतीश पंडित सर ये बात बोलते हैं कि आपका बिजनेस में योगदान आपका बस 10% है, आपकी अपलाइन का 90% है। आप इस मीटिंग में आके बैठे हो, बस जूम में ऐसे क्लिक किया आ गए, पर इस जूम मीटिंग को करवाने में आपकी अपलाइन को कितना मेहनत लगी है इसका आइडिया आपको नहीं है। गुंजन सर कई महीनों से मेरा फॉलो अप कर रहे थे,
और अनफॉर्चुनेटली वो इस टाइम पे फॉलो अप करते थे जिस टाइम पे मेरा टाइम नहीं होता था, लेकिन ये टाइम बड़ी मुश्किल से सेट हो पाया। तो आप तो मीटिंग में बस आ गए, पर सर ने कितनी मेहनत की, और इस मीटिंग में आपके 4 लोग आके बैठे, और उस 4 में से अगर एक का भी सॉफ्टवेयर थोड़ा ठीक हुआ, आई एम सॉरी टू से ऐसा वर्ड इस्तेमाल कर रही हूँ, पर एक का भी सॉफ्टवेयर में मेरी बात आ गई और उसने कुछ बिजनेस कर लिया, तो आपको क्या लगेगा, मेरे बदौलत बिजनेस बढ़ा है? जी नहीं, ये आपकी बदौलत बिजनेस नहीं बढ़ा, ये गुंजन सर की वजह से आपका बिजनेस मिला है। बस आप कंफ्यूजन में हो कि आपके कारण से बिजनेस बढ़ा है, और आरसीएम में ज्यादातर लोग कंफ्यूजन में। तो आप अपलाइन का रोल को समझिए, वो डायरेक्टली आपको नहीं दिखेगा पर इनडायरेक्टली वो सब कुछ करती है, और आपको अपलाइन के प्रति समर्पित होके काउंसलिंग लेके ट्रस्ट रख के आपको करना चाहिए। आरसीएम में एक और दिक्कत होती है, जैसे ही छोटी मोटी अचीवमेंट आती है तो हमें लगता है कि हम ही महान हैं, अपलाइन को अब कुछ नहीं आता। और अपनी अपलाइन चूंकि हमें ज्यादा पता नहीं लार प्यार से रखती है, खुद ही फोन करती है, आप फोन नहीं करोगे तब भी फोन करेगी, आप कुछ बोल दोगे फिर भी वो थोड़ा गुस्सा भी हो जाएगी, तो 4 दिन के बाद शांति से बोलेगी ठीक है अपना ही आदमी अपना ही बच्चा है, फोन कर लेते हैं। तो इतना भाव दे देती है ना अर्सिम की अपलाइन कि लोगों को लगता है हम ही सवा शेर हैं, और हम उसको तवज्जो नहीं देते। गुंजन सर ऐसा हो रहा होगा आपके साथ में, पता नहीं, मैं तो यूनिवर्सल प्रॉब्लम की बात कर रही हूँ जो हमारे साथ भी होता है। तो हम तवज्जो नहीं देते, और कई बार हम अपनी अपलाइन पे ट्रस्ट नहीं करते। मैं कल मोहन सर से बात कर रही थी, मोहन सर को मैं बता रही थी कि सर मेरा बिजनेस को इंक्रीज होने में जो सबसे बड़ा योगदान है वो योगदान ये है कि मुझे याद है 2017 से लेकर 2025 तक एक भी मोमेंट, मतलब 1 सेकंड के लिए भी मेरा कभी मेरी अपलाइन यानी मोहन सर पे 1% भी डाउट नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। मतलब सीरियसली बता रही हूँ, कभी भी नहीं हुआ, कभी भी ऐसा नहीं लगा कि सर मेरे बारे में नहीं सोच रहे हैं, या मेरे साथ कुछ गलत कर सकते हैं, या मेरा बिजनेस में कुछ ऐसा हो सकता है, या सर मेरे बारे में प्लानिंग नहीं कर रहे, ऐसा 1% भी नहीं लगा, 1 सेकंड के लिए भी नहीं लगा। वो ट्रस्ट लेवल उस लेवल का था मेरे अपलाइन, मेरा और मेरे अपलाइन के प्रति। और शायद यही कारण है कि मेरे अपलाइन ने मेरे पे फोकस किया, बहुत अच्छा काम किया। तो मैं आप सभी को एक लाइन लास्ट में बोलना चाहती हूँ कि आप सभी लोग अपनी अपलाइन, आपके अपलाइन गुंजन सर हो सकते हैं, इमीडिएट अपलाइन जो भी है उस पर भरोसा कीजिए, ये आपकी कामयाबी में सबसे बड़ा चीज होगा। आपकी अपलाइन कई बार चीजें नहीं बोलेगी क्योंकि अपलाइन के पास इतना काम होता है ना, वो हर एक चीज थोड़ी आपको बोलेगी वो क्या कर रही है नहीं कर रही है, लेकिन हमेशा भरोसा रखिए कि आपकी अपलाइन सिर्फ और सिर्फ आपकी कामयाबी के लिए मेहनत कर रही है, सिर्फ और सिर्फ आपकी कामयाबी के लिए। ये ट्रस्ट रखेंगे तो बहुत अच्छा होगा। और मैं आपको एक लास्ट में एक चीज बोलना चाहती हूँ, लेवल को अचीव कीजिए इस महीने। मार्च का क्लोजिंग आपने तो अच्छे से कर दिया होगा सब लोग, और ज्यादातर लोग आज मार्च वाले नशे में आज भी होंगे। मैं सीरियसली बता रही हूँ गुंजन सर, कुछ लोग मार्च के नशे से अभी तक निकले ही नहीं है, वो अभी भी मार्च के नशे में है। मार्च में इतना अच्छा कर दिया, उसी नशे में अभी तक झूल रहे हैं, वो भूल गए हैं। और मैं आपको याद दिला दूं कि मार्च का पेमेंट बन जाएगा, लेकिन अप्रैल का पेमेंट बनाने के लिए आपको अप्रैल की क्लोजिंग अच्छे से करनी कीजिए। और एक अच्छा लीडर वो होता है जो जिस टारगेट को अचीव कर ले उससे नीचे कभी भी नहीं आए, और पता है इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। एक लीडर वो होता है जिसका कॉन्फिडेंस बोलता है। अब मान लीजिए आपने 20,000 की क्लोजिंग की होगी मान लीजिए मार्च में, और इस महीने अगर आप 15,000 पे अटक गए तो आपका कॉन्फिडेंस जाने अनजाने गिरेगा। गुंजन सर सही बोल रही हूँ? और वही 20,000 की क्लोजिंग में अगर आपने 21,000 कर लिया ना, तो आपका सीना है ना 52 इंच से सीधे सीधे 156 इंच का हो जाएगा। पता है क्यों? वो 1,000 पे भी बढ़ा, लेकिन कहाँ से बढ़ा? आपका मैक्सिमम से बढ़ा। और ये छोटा मोटा कॉन्फिडेंस जो हर महीने बढ़ता है ना, वही एक बड़े लीडर का जन्म करता है। एसोसिएट बायर तो बहुत सारे हैं आरसीएम में, पर लीडर कितने हैं? और मैं एक चीज बोलना चाहूंगी, एसोसिएट बायर के बाद अचीवर्स भी बहुत सारे हैं जो मार्च में आके अपना पिन ले लिए, लेकिन लीडर वो है जो अप्रैल में मेंटेन कर ले। तो अपने आप को सीना पे एकदम हाथ रखिए और बोलिए कि मैं उस कलेजे वाला आदमी हूं जो कि अपना टारगेट को या तो मेंटेन करूंगा या तो बड़ा करूंगा। अरे 1 पीबी ज्यादा कीजिए, 1,000 पीबी ज्यादा कीजिए, 100 पीबी ज्यादा कीजिए, लेकिन ज्यादा होना चाहिए, मार्च से ज्यादा होना चाहिए। अब कुछ लोग बोलेंगे कि अब कैसे करेंगे, आज तो 29 तारीख हो गया। भैया मार्च में 2 दिन में कितना बिजनेस बढ़ाए थे ये सोचो, पहले खुद से पूछो।
मार्च में 2 दिन में कितना बिजनेस बढ़ाए थे आप लोग, कितना पीवी बढ़ाए थे? और अगर आपको याद नहीं है तो आरसीएम के ऐप में एक ऑप्शन है लास्ट मंथ पीवी देखने का डेट वाइज, उस पर जाइए और देखिए कि आपका 28 तारीख को क्लोजिंग कितना था या 29 तारीख मार्च को क्लोजिंग कितना था और आपने 31 मार्च को क्लोजिंग कितना किया है। आपकी औकात वो वाली है भैया लोग, और वो वाली औकात में फिर से आ जाइए और क्लोजिंग कीजिए और सीना ठोक करके क्लोजिंग कीजिए और बताइए अपने अपलाइन को कि सर मार्च में मेरा इतना क्लोजिंग था और मैं इस महीने में इतना क्लोजिंग कर रहा हूँ। और मैंने तो डिक्लेयर किया अप्रैल में जो जो लोग करेंगे ना, मैं उसी को सच्चा लीडर मानूंगी। जो अप्रैल में मेंटेन कर लेना वो सच्चा लीडर है। टीसी सर भी तो यही बात कर रहे हैं, हम सब तो टीसी सर के चेले ही हैं, तो कीजिए। और मैं सीरियसली बता रही हूँ, आज रात सोइएगा मत। अब आप बोलेंगे बाप रे कैसे कैसे बोल रही है, आज रात सोइएगा मत। ठीक है सो लीजिएगा, 1-2 काम करके सोइएगा। लास्ट में फ्रेमवर्क देके जा रही हूँ, क्योंकि विदाउट फ्रेमवर्क का कुछ नहीं होता। डायरी लीजिएगा, पेन लीजिएगा, 28 मार्च को जो आपकी क्लोजिंग हुई या 29 मार्च की जो क्लोजिंग हुई वो लिखिएगा, 31 मार्च को जो क्लोजिंग हुई वो लिखिएगा, और आप देखिएगा आपने कितना बड़ा ग्रोथ किया था। पिछले महीने के बिजनेस को लिखिएगा और आप सेम लिखिएगा। अगर आपका 13,000 पीवी का क्लोजिंग हुआ या 19,000 पीवी का हुआ, 27,000 पीवी, जितना हुआ लिख लीजिएगा। अभी जितना भी हुआ आपका, मान लीजिए किसी का 32,000 पीवी था, अभी हुआ है 15,000, कितने का शॉर्टेज है? 17,000 का। लिख लीजिए 17,000 का शॉर्टेज। अपने टीम का पूरा ग्रुप का चार्ट देखिए, कहाँ कहाँ से कितना आ सकता है। उस 17,000 का प्लानिंग करके कि कल कैसे कैसे 17,000 पीवी बढ़ाना है, वो प्लानिंग करके ही सोइएगा, वरना मत सोइएगा। अब वो प्लानिंग आप में ताकत है 1 घंटे में कर लीजिए तो 1 घंटे के बाद सो जाइएगा, 2 घंटे में होगा तो 2 घंटे के बाद सो जाइएगा, और 4 घंटे में भी ना हो तो 4 घंटे में करके सोचिएगा सोइएगा। लेकिन सोइएगा तब जब वो प्लानिंग पेपर पे आ जाए, तब। कि जब तक पेपर पे नहीं आएगा तब तक कल यथार्थ में नहीं हो पाए। सिंपल सी बात बताती हूँ। मेरी एक कामयाबी का सबसे बड़ा राज ये भी है कि मैं पेपर वर्क बहुत करती हूँ। मेरे पास में लैपटॉप है, मेरे पास में 2 फोन है, बट स्टिल मैं लैपटॉप पे ज्यादा काम वो कैलकुलेशन वाला नहीं करके, जो बड़ी कैलकुलेशन होती है वो लैपटॉप पे, लेकिन ज्यादातर मैं पेन कॉपी पे करती हूँ। पेन कॉपी पकड़िए, टारगेट को हिट कीजिए, बहुत अच्छे से हो पाएगा। बड़ा सपना देखिए, 1 लाख कमाने का सोचिए, एक्शन प्लान तैयार कीजिए, अपलाइन से काउंसलिंग कीजिए, अपलाइन पे ट्रस्ट रखिए। खुद पे विश्वास डगमगा जाए तो चलेगा, अपलाइन से भरोसा डगमगाना नहीं चाहिए। मैं गलत एग्जाम्पल दे रही हूँ पर फिर भी दे रही हूँ। एक लड़का लड़की जब प्रेम में होते हैं, लड़का अगर पूछ ले लड़की से तुमको मेरे पे कितना भरोसा है, तो लड़की क्या बोलती है? मेरे को खुद पे जितना है उससे कई गुना ज्यादा तेरे पे भरोसा है। ऐसे ही बोलते हैं ना, मेरे को मेरे से ज्यादा तेरे पे भरोसा है। तो अगर कहीं पूछे अपलाइन आपकी कि आप तुम्हें मेरे पे कितना भरोसा है, तो बोलेगा मेरे को मेरे पे जितना भरोसा है उससे कई गुना ज्यादा आप पे भरोसा है। और सिर्फ बोलने के लिए मत बोलिएगा, सच में यकीन कीजिएगा। और जो जो लोग इसमें यकीन करते हैं अपने अपलाइन पे, उसके साथ में चमत्कार ही होता है। तो अपलाइन पे भरोसा रखिए, बड़ा काम कीजिए। थैंक यू सो मच। बातों ही बातों में पता ही नहीं चला कि समय खत्म हो गया। तो थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। ओवर टू गुंजन सर, थैंक यू सो मच। अगर मेरी बातों से कुछ भी आपको बुरा लगा हो तो मैं हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ। गुजरात के वासी हैं, मस्त काम कीजिए और पूरे के पूरे वर्ल्ड में, वर्ल्ड इसलिए बोल रही हूँ कि ग्लोबल कंपनी हम होने जा रहे हैं, पूरे के पूरे वर्ल्ड में अपना बहुत बड़ा काम कीजिए। थैंक यू सो मच। ओवर टू गुंजन सर। जी थैंक यू धन्यवाद। बहुत ही बढ़िया शानदार प्रोग्राम रहा आज का, जबरदस्त आपने जो पॉइंट दिया वो मैंने डायरेक्ट व्हाट्सएप में नोट भी किया है। वाकई में आज जो हमको जानने को मिला, वाकई एक पॉइंट दिया, 2 तरह के व्यक्ति होते हैं, एक टैलेंटेड और एक मेहनती। हो सकता है टैलेंटेड व्यक्ति जीते या ना जीते, लेकिन मेहनती व्यक्ति हमेशा जीतता है। बहुत ही बढ़िया पॉइंट है। दूसरा बात बताइए, उम्मीद कम करो मेहनत ज्यादा करो। यहाँ पे बताया गया कई लोग बिगनर आके उम्मीद करते हैं ज्यादा माला की, ज्यादा सम्मान की। तो आज से हमको एक काम करना है, उम्मीद कम रखना है और मेहनत ज्यादा करना है, ताकि उम्मीद से ज्यादा हम पा सके। तीसरी बात बताइए, छोटी सोच के साथ आरसीएम में टिकना मुश्किल है। बड़ी सोच के साथ आरसीएम में टिक जाओगे, डायमंड तक हो सकते हैं, जा सकते हैं, लेकिन सोच कभी छोटी नहीं होनी चाहिए। मेहनत से सफलता की चाबी खुलती है, मेहनत पे फोकस करना है। लीडरशिप के लिए तैयार होना है, और लीडर तब तैयार होता है जब हर माहौल हर परिस्थिति को वो समेटता है और हर परिस्थिति में वो जी के दिखाता है और अपने टीम के लिए एक रोल मॉडल बनता है। फिर बताया समझौता कहाँ करना है और संघर्ष कहाँ करना है, वो हमें पता होना चाहिए। और आरसी में सीखने का पैसा मिलता है, सबसे बड़ी बात। जो शुरुआत के अंदर 5,000 जो बताया गया,
वो हमको सीखने का मिलता है। मार्केट में, बाजार में, ट्रेडिशनल मार्केट में काम करने का मिलता है, और यहाँ पे सीखने का लाखों रुपया मिलता है। फिर एक बात बताइए, ज्यादा बर्दाश्त करने वाले लोगों को इनकम भी ज्यादा आती है, जो कम बर्दाश्त करते हैं उसको इनकम भी कम आती है। तो ज्यादा बर्दाश्त करना सीखना है। और एक शानदार बात बताई, चवन्नी में बिजी मत रहो, वरना नोट कभी नहीं आएगी। जैसे कि अभी 25 तारीख को प्रोग्राम है नेक्स्ट जनरेशन का, कई लोग गिनती करेंगे तो चवन्नी में रहेंगे, तो नोट कभी नहीं कमा पाएंगे। चीजों उससे डरो मत, उसका सॉल्यूशन ढूंढो। तो हम क्या करते, चीजों से डरते हैं, और आज बढ़िया पॉइंट मिल गया, सॉल्यूशन ढूंढने पे काम करना है। लास्ट में एक बढ़िया एग्जांपल, बड़ा हमको पॉइंट दिया गया, प्लानिंग पेपर पे होना चाहिए तभी पूरा होता है। कई लोगों का प्लानिंग दिमाग में होता है। आज मैं मेरी बात करूं ना सर, मेरा जो लेवल बदल रहा है ना, मुझे पता नहीं चलता, बस पेपर कॉपी पे लिखता हूँ, यहाँ से इतना आएगा, इतना यहाँ से आएगा, इतना यहाँ से आएगा, फिर लास्ट में लिखता हूँ ये 100% फाइनल है, और वाकई में हो जाता है। और ये आरसीएम क्या देता है ना, हम सोच भी नहीं सकते। आज मैं मेरी बात में कई लोगों को दिखाता हूँ, हर महीने 80-90 हजार का मेरा खर्चा है। खर्चे की बात करो, 80-90 हजार का। कई लोग पूछते हैं सर कितना, मैं वाकई में बोलता हूँ कहाँ से आ रहा है, कितना आ रहा है, कैसे आ रहा है, मुझे नहीं पता। आरसीएम एक चमत्कार तरीके से इनकम देता है। तो आज बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं मधु जी का, जो आज वो बिहार में है, हम गुजरात में हैं। और इससे बढ़िया धंधा, इससे बड़ा अभियान क्या हो सकता है। हम अपने घरों में सुन रहे हैं, क्या हम डायमंड घिसने के लिए जाते हैं, क्या यहाँ से हो सकता है, क्या कोई नौकरी करने के लिए जाते घर पे हो सकता है, या 10 बज रहे रात का। और हम हमारे गुजरातियों का तो शुरुआती 9-10 बजे शुरू होता है, रात को 12-1 बजे तक चलेगा। बढ़िया बात बताई। और एक लास्ट में बात बताई, जब तक प्लानिंग खत्म ना हो तब तक सोना नहीं है। चाहे 1 घंटे में पूरा हो जाए, 2 घंटे में हो जाए, 3 घंटे में हो जाए, जब तक प्लानिंग पूरा ना हो ना तब तक सोना नहीं है। और आज ये जो भी हमको पॉइंट दिया गया, क्योंकि मैं लर्निंग मोड पे रहता हूँ और मुझे पता है जो जितना सीखूंगा उतना ज्यादा पैसा आता है। तो आज मुझे इतनी चीज सीखने को मिली है, मेरे लिए एमराल्ड का ताला खुला है, एमराल्ड का रास्ता खुला है। क्योंकि हर एक प्रोग्राम हर एक चोट मारती है, और चोट से बड़ी लीडरशिप आती है। तो अगर हम सीखने के लिए तैयार होते हैं ना, तो आज का जो प्रोग्राम है, मिला तो फ्री में है, लेकिन हमको इसकी कीमत अदा करनी है। और एक बात ध्यान में रखना है, आज के प्रोग्राम से जो मिला और उसके कारण से हमारी जो कामयाबी आती है, उसके कारण से हमारा लेवल बदलता है, या फिर सॉफ्टवेयर में, जैसे मधु जी ने बताया सॉफ्टवेयर यानी कि सोच, उसमें फर्क पड़ता है। तो हम तहे दिल से धन्यवाद करेंगे, हर दिन धन्यवाद करेंगे कि उस दिन मधु जी का प्रोग्राम मिला था, और उस प्रोग्राम के कारण मुझे ये पॉइंट मिला था। इस पॉइंट के कारण आज मेरा लेवल बदला, मेरा सॉफ्टवेयर ठीक हुआ, मेरी टीम में ग्रोथ हुई। तो वैसे भी टीसीजी ने बोल दिया है, मार्च से ज्यादा अप्रैल का वादा करना है, उस पर काम करना है। तो कितना पीछे हुआ था वो चेक करके हम इस महीने में मेंटेन करेंगे और इससे भी ग्रोथ करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आज शानदार प्रोग्राम के लिए। आपका शानदार 1 घंटा भी हमको पता है कितना इंपॉर्टेंट होता है, कितना वैल्यूबल होता है। तो अभी कोई साथी जो कुछ अपने दिल की बात रखना चाहते हैं, कुछ रिव्यू देना चाहते हैं, तो मोस्ट वेलकम है, अपना हैंड राइज करके आ सकते हैं। और मैं कहता हूँ आज दिल से धन्यवाद भी करना चाहिए और रिव्यू भी देना चाहिए, क्योंकि रिव्यू से पता चलता है प्रोग्राम की बात कहाँ तक गई है, दिल तक गई है, दिमाग तक रही है, फिर नाभि तक गई है। तो जी हमारे बीच में हमारी टीम के हैं वल्कू भाई वाघेर जी, मैं अनम्यूट करता हूँ जी। वल्कू भाई जी नमस्कार जय आरसीएम। जी अच्छा। आज का प्रोग्राम सुनने के लिए जो मुझे अपलाइन का फोन आया था, तो मैं सब काम छोड़ के बस ये प्रोग्राम मुझे सुनना ही है, सुनना ही है। और मैंने इस प्रोग्राम के लिए खाना भी छोड़ दिया, अभी तक खाना नहीं खाया है। मैं काम में था, फिर भी आज प्रोग्राम में से भी, और जो प्रोग्राम में मैम ने जो बात बताई ना, वही प्लानिंग के साथ हम पूरी ताकत लगा देंगे, और अब सक्सेस होना ही है। जय आरसीएम। जी जी बहुत बढ़िया। गुंजन सर सॉरी, मेरी एक मीटिंग है 10 बजे से, जी तो आप ही रिकॉर्डिंग कर लीजिए सबका फीडबैक। आप जी रिकॉर्डिंग भेज दीजिएगा, मैं सुन लूंगी फीडबैक। मैं आप सभी से विदा चाहती हूँ, मेरी एक 10 बजे से मीटिंग है और ऑलरेडी मैं 9 मिनट लेट हूँ। तो थैंक यू सो मच, आप सभी से मिलकर अच्छा लगा। आप फीडबैक कंटिन्यू करें, मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट जनरेशन प्रोग्राम में। थैंक यू जय आरसीएम। थैंक थैंक यू यू सर। सर। नेक्स्ट मयूर सिंह गोहिल। जी जय आरसीएम सर। आज का प्रोग्राम बहुत ही शानदार रहा, क्योंकि इतने समय से हम प्रोग्राम सुनते आ रहे हैं, लेकिन जो मधुसूदी का प्रोग्राम है ना, वो बहुत ही अच्छा लगा। पूरी टीम में ऊर्जा भर दी। और मधुसूदी ने एक एग्जांपल दिया कि अभी तक मेरा लेवल एमराल्ड का है,
जो मेरा लेवल है ना उसके हिसाब से मुझे जो लोग सम्मान करते हैं ना, लोग सम्मान का मुझे लेवल नहीं है, क्योंकि मेरा संघर्ष ही ऐसा है ना, लोग संघर्ष से इस हिसाब से मुझे सम्मान देते हैं। लेकिन एमराल्ड का मुझे जो सम्मान मिलता है ना, ऐसा सम्मान एमराल्ड को मिलना नहीं चाहिए। तो इसने जो छोटी उम्र पे जो अभी मधुसूदी मैम जब 28 साल की है, तो तभी तभी यंग जनरेशन में अभी इतना सारा लेवल लेके इतना सारा पूरी गुजरात में उसकी टीम है, इतना सारा नेटवर्क बना सकती है। तो हम भी कर सकते हैं। हम भी इस यंग जनरेशन में कुछ बड़ा करेंगे और पूरी पूरी टीम में जोश भर के 2 दिन में पूरे 2 दिन में हम लगातार मेहनत करेंगे और हमारी पिन को मेंटेन करेंगे। जय आर सी एम। जी जी, बहुत बढ़िया। अगर यंग जनरेशन समझ गई ना तो जिंदगी शानदार हो सकती है। जी अभय सिंह भाई मकवाणा। जबरदस्त शानदार सर આજનો મધુ મેડમ કા જબરદસ્ત એવા પોઈન્ટ મેં રસ્તામાં હતો તો મેં એરફોનમાં સાંભળ્યો આવીને વિડીયો ચાલુ કરી દીધો પણ મને અમુક અમુક એવા પોઈન્ટ મળ્યા છે મેં આ વિડીયો પાછો મને મોકલજો તો પાછો નિરાતે સાંભળે જબરદસ્ત ફાયદો છે કે આ કે એક પોઈન્ટ તો મને એવો મળ્યો છે કે અપલાન સાત કનેક્ટિવિટી રહ્યો જે આ છે એમ તો जी बहुत बढ़िया। आज वो वैसे भी मधु जी ने पॉइंट बता दिया। सतीश पंडित जी की एक कैसेट है, वो मैं सबको भेजूंगा, आपको वो सुननी है। योर 10%, और अपने अपलाइन का 90% रोल रहता है। बहुत ही उसमें इतने पॉइंट दिए हैं, आज वो भी खास सुनना है हमारे लिए। आज वो एक लेसन है। जी अंजाम आलम स्टार प्लेटिनम जी, आपको मैंने अनम्यूट किया है। जी 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 सर, थैंक यू। थैंक यू। आज का मीटिंग मैं क्या बोलूं, अल्टीमेट था सर, अल्टीमेट सेशन। हालांकि हमेशा होता है और मुझे अपने आप पे गर्व महसूस होता है कि मैं आज मेरे मेंटोर का मीटिंग था और ये उसका एजुकेशन और सेशन इतनी जबरदस्त रहती है कि मैं बस इम्प्लीमेंट, क्योंकि एक अपलाइन वो शख्स होते हैं जो आपको तराश के, मतलब आपका भी बिलीव अगर नहीं रहता है कि मैं ये कर सकता हूँ, लेकिन उनको विश्वास रहता है। और कहीं ना कहीं अपलाइन डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग में अपलाइन की भूमिका 90% नहीं 99% है। और ये बिलीफ सिस्टम उनके प्रति, और कहीं ना कहीं सारा जो रिजल्ट मिलता है ना, वो माइंडसेट से ही मिलता है। माइंडसेट जिस लेवल का आपका होगा, अचीवमेंट उस हिसाब से होगी सर। अल्टीमेट सेशन था सर, जबरदस्त। थैंक यू। ओवर टू यू गुंजन सर। जी थैंक यू, जबरदस्त शानदार। जी संदीप भाई अनम्यूट किया है। बहुत बहुत बधाई और थैंक यू। जय आरसीएम। गुंजन सर, आपसे भी बहुत इंस्पायर हुए हैं। बहुत अच्छा लगा आपको देख के। और आपने 29 ईयर जी अभी बताया, मुझे तो लग नहीं रहा। आज जो मिला है सच में बहुत ही, मतलब मेरे पास कोई शब्द नहीं है। तो मैं भी बहुत बड़ा करेंगे और बड़ा सोच के साथ बड़ा तैयारी करेंगे। और जल्दी ही आप लोग से भी मिलेंगे। और नेक्स्ट जनरेशन में अगर आप आ रहे हैं तो मैं भी आने की पूरी तैयारी है। और तैयारी ही नहीं बल्कि 2-3 लोगों को मैं अभी बोल चुका हूँ और आगे भी तैयारी है। थैंक यू। जय आरसी। जी थैंक यू, बहुत बढ़िया शानदार। जी हमारे बीच में हेतल गोयल है, उसका नेटवर्क नहीं चल रहा है, इस बार उसने एड्रेस किया था। अगर जगमल भाई है तो उसमें आप आके अपना रिव्यू दे सकते हैं। कोई भी नहीं, ये आपने वैसे भी फोटो खींचा था वहां पे साथ में, तो रिव्यू होता है। नेटवर्क नहीं है तो जी धन्यवाद। आज के प्रोग्राम, शानदार प्रोग्राम में जो साथी लास्ट तक जुड़े रहे और जिन्होंने ये लिंक हर व्यक्ति तक पहुंचाई और जिन्होंने ये बात पहुंचाई कि आज का प्रोग्राम था और आज क्या मिलने वाला था। और वाकई में अगर हम जागना जरूरी तो नहीं होता है, सही समय पे जागना जरूरी होता है।
हम क्या करते हैं कि जागेंगे एक दिन, नहीं होता सर। सफल होंगे एक दिन, नहीं होता सर। सही समय पे सफल होना जरूरी होता है। जैसे बोलते हैं कि 90 साल में सफल हो गए तो क्या जिंदगी का आनंद ले पाएंगे क्या? 90 साल के बाद हम 1 लाख रुपए कमाए तो जिंदगी का आनंद ले पाएंगे क्या? नहीं सर, मेरा गोल फाइनल है 30 साल की उम्र में करोड़पति बन के रिटायरमेंट होना। क्या करना है सर? करोड़पति बन के रिटायरमेंट करना है। रिटायरमेंट यानी कि काम से रिटायरमेंट नहीं लेना है। पैसे तो ऐसे इसमें आते रहते हैं, काम करते रहेंगे, सिस्टम है, सिस्टम की देन है। और इससे अच्छा सिस्टम हो ही नहीं सकता। जो उज्जवल पाटनी के प्रोग्राम में आए थे उसको पता है, इससे आसान सिस्टम नहीं हो सकता। जहां पे 5,000 कमाना मुश्किल होता है, लेकिन 50,000 कमाना एकदम आसान होता है। तो जी, हमारे बीच में और एक साथी है, सुभाष भाई विजुड़ा, आपने एंट्रेस किया है, तो जी वेलकम। जी जी सर, जोरदार शानदार जो सर ने बताया, और मोदी मैम का जो प्रोग्राम रहा सर ने। नेटवर्क नहीं है आप? जी, आवाज नहीं। जी, बेहतर कोई आपको अनम्यूट किया। जी नमस्कार JRCM। आज जो मधुसूदन मैम ने जो आज का प्रोग्राम बताया, और आज बहुत कुछ सीखने को मिला, और आज मैंने कई सारे पॉइंट नोट किए हैं, और आज मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि उसने कई सारे पॉइंट बताए कि अपना जो माइंडसेट होता है वो हमें सही तरीके से रखना चाहिए, और अपने जो हम जितना सीखने पर फोकस रखेंगे उतने ज्यादा हम आगे बढ़ सकेंगे। तो मैं भी एक संकल्प के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ, एक मेरी जो वर्ड्स अंदर से मुझे आग लगी और मुझे नया कुछ सीखने को मिला कि मैं जितना ज्यादा होंगे इतना ज्यादा मैं सीखने पर फोकस रखूंगी और टीम को आगे लेके चलूंगी। और जय आरसीएम। जी, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। तभी बस यही हमको करना है, गोल बनाना है, फिर प्लानिंग करना है, फिर एक्शन लेना है, तभी सफलता मिलेंगी। सीखना है, एक्शन भी लेना है, सब कुछ करना है। तो अब यहाँ पे हम अपना प्रोग्राम समाप्त करते हैं। सभी साथियों को मैं एडमिट करता हूँ। जय आरसीएम। और मधु जी का धन्यवाद करने के बाद हम इस प्रोग्राम का धन्यवाद समाप्त करेंगे। ये सभी साथियों को मैं एडमिट करता हूँ। जी, सभी को अनम्यूट किया है। जय आरसीएम और धन्यवाद के साथ प्रोग्राम समाप्त। जय आरसीएम, जय जय आरसीएम। जय शानदार शानदार आज प्रोग्राम रहा। जय Yes.